नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू आवर मंथली रिचुअल दैट इज द करंट अफेयर्स डिस्कशन। आप जानते हो कि हर महीने हम लोग करंट अफेयर्स की डिस्कशन करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और आज हमारी चर्चा होने वाली है ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम मे 2026। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, मेरी तरफ से अपॉलॉजीज फॉर द डिले इन दिस मंथ्स करंट अफेयर्स डिस्कशन। जनरली मेरा खुद का पर्सनल टारगेट होता है कि हम हमारी जो भी मंथली जो करंट अफेयर्स की डिस्कशन है उसको अगले महीने की 5 तारीख से पहले करें। बट इस डिस्कशन में थोड़ी सी देरी हुई है बिकॉज ऑफ सर्टन टेक्निकल इश्यूज एंड अदर प्रॉब्लम्स। बट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वी विल बी स्टिकिंग टू आर शेड्यूल श्योर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। लेकिन उससे पहले एक अनुरोध है आप सभी से, एक रिक्वेस्ट है। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हाइप द वीडियोस इफ पॉसिबल, है ना, ताकि हम लोग चैनल को ग्रो करें, कम्युनिटी बिल्ड करें अच्छी और फॉर दी यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, जैसे हम लोग हर महीने चर्चा करते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में हम लोग करंट अफेयर्स को डिवाइड करते हैं। पहले स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे आज भी, उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स health, biotechnology, diseases, and then we'll move towards defense, the information technology news and other miscellaneous news। ठीक है, सबसे पहले स्पेस से शुरुआत करते हैं। आप जानते हो कि डिस्कशन के दौरान ही हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते हैं, और क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन समाप्त हो चुकी है रिसेंटली ही, यू डू अंडरस्टैंड 2026 का प्रीलिम्स हो गया, तो अभी हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आपके लिए मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बीच में मिलते हुए जाएंगे। और यहाँ पे इस डिस्कशन के दौरान में आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं किस तरह से उसको यूज करना है, कोई करंट अफेयर्स का अगर टॉपिक मैं समझा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को भी ऑब्जर्व करें कि जहां पे मैं किसी चीज को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा हूं और किसी चीज को मैं बता दूंगा कि शायद इसको आप एक उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो आपके आंसर राइटिंग में, उन चीजों को भी प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू नासा's moon based initiative consider the following statements। The proposed moon base is planned near the lunar south pole। यहाँ पे कीवर्ड है lunar south pole, इसको नोट करना है। ठीक है, the project is a part of NASA's Artemis program। फाइनल फेज एम्स एट एस्टैब्लिशिंग सस्टेन ह्यूमन प्रेजेंस ऑन द मून। अब इसको पढ़ के आपको कुछ कुछ डाउट्स आ जाने चाहिए कि आर्टेमिस प्रोग्राम है या नहीं, लूनार साउथ पोल है या नहीं, और फाइनल फेज तो ये तो आई थिंक दिस इज अ गिवन करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट एन इशू। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग दी नासास मून बेस इनिशिएटिव। आर्टेमिस का प्रोग्राम है, इसको इसके ऊपर नासा ने और भी क्लैरिटी दी हुई है। मई 2026 में नासा ने एक रोड मैप अनवेल किया। अब ये जो रोड मैप है, ये आई डोंट थिंक इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन जहां पे भी जैसे मून से जुड़े हुए अगर सवाल आ जाएगा, जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी हो गया, या फिर एनीथिंग कनेक्टेड विथ द गवर्नेंस एट द आउटर स्पेस लेवल, तो वहां पे दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि नासा इज स्पीयरडिंग इट। लेकिन कहीं ना कहीं ये अलग अलग देशों को साथ में लेकर चल रहे हैं। आर्टेमिस अकॉर्ड्स में 25 से भी ज़्यादा कंट्रीज साइन कर चुके हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स को, इंडिया भी उसका सिग्नेटरी है। तो वहां पे आप एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस रोड मैप ऑल्सो। लेकिन आपको समझना है कि कहाँ पे ये बिल्ड कर रहे हैं। लूनार साउथ पोल के पास इसको बिल्ड करने का इनका प्लान है, तो इसका बस रोड मैप उन्होंने दिया हुआ है कि 2026 से 2028 तक शुरुआती दौर में वो बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे, लर्न करेंगे। यानी कि धीरे धीरे रोबोटिक मिशन पे फोकस होगा, लूनार रोवर्स के ऊपर फोकस होगा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिल्ड करेंगे और टेस्ट करेंगे। आप जानते हो कि आर्टेमिस 1 लॉन्च हो चुका है, सक्सेसफुल हुआ है। आर्टेमिस 2 भी लॉन्च हुआ है, वो भी सक्सेसफुल हुआ है। आर्टेमिस 3 में अभी वहां पे लैंड करेंगे अगले साल। तो उसी के संबंध में हम लोग कह सकते हैं कि फेज 1 चल रहा है अभी। फेज 2 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे धीरे धीरे, एस्ट्रोनॉट्स के लिए हैबिटेट वहां पे बिल्ड करेंगे, सरफेस पावर सिस्टम्स के ऊपर काम चलेगा, रीयूजेबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे करें, किस तरह से ऑक्सीजन की वहाँ पे रिसाइकलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर रहेगा। जो भी वहाँ पे एनर्जी लगेगी तो उसको वहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी के कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान रहेगा। और फेज 3 होगा 2032 के आगे, जहाँ पे सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस होगी। जैसे जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ कुछ एस्ट्रोनॉट्स ऊपर एक्सपेरिमेंट्स रन करते रहते हैं, तो उसी तरह से नाउ इट विल बी लाइक अ मून कैंप। तो मून कैंप पे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स रोटेशन में रहेंगे और उनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी एक्सपेरिमेंट्स वो रन करेंगे वहां पे कर सकते। इवेंचुअली उद्देश्य ये है कि मून का ये जो बेस कैंप है, इट विल बिकम लॉन्च पैड फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन टू द अदर प्लैनेट्स एज वेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो एंड वाटर रिसर्च के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई।
भारत की जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है विद इसरो। तो आप सोच रहे हो जल शक्ति और इसरो ने क्या किया। देखो, इसरो की जो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज होंगी और स्पेस रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उनका जो भी स्पेस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई इसी दौरान। फंडिंग की भी एलोकेशन की गई है फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, ये भी हम लोग जानेंगे। लेकिन दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम, आई वुड से, वाटर मैनेजमेंट। अब इसको आप एक इंटरडिसिप्लिनरी न्यूज भी समझ सकते हो, क्योंकि जब हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं, वहां पे भी यू अंडरस्टैंड देयर इज लॉट ऑफ वाटर स्ट्रेस इन इंडिया। वाटर स्ट्रेस धीरे धीरे इंडिया में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के इनिशिएटिव्स की जरूरत है। जल शक्ति मिनिस्ट्री और इसरो का जो एमओयू साइन हुआ है, उसमें 24 एरियाज है। आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बट जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। 24 एरियाज है जहां पे कोलैबोरेट करेंगे दोनों, जैसे कि रिजर्वायर मॉनिटरिंग, वाटर स्प्रेड असेसमेंट के ऊपर, रिवर फ्लो एनालिसिस के ऊपर, पानी में कितने मात्रा की प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक, मैक्रो प्लास्टिक, सैटेलाइट बेस्ड वाटर क्वालिटी एनालिसिस, इन सब चीजों के ऊपर अब नजर रहेगी। इसरो और जल शक्ति मिनिस्ट्री काफी क्लोजली काम करेंगे। अब वाई दिस न्यूज बिकम्स काइंड ऑफ लॉजिकल एज वेल, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे देश में ऑलरेडी दिक्कत है पानी के साथ। इंडिया इज फेसिंग मल्टीपल वाटर रिलेटेड चैलेंजेस। हमारे यहाँ पे एक तो वाटर पोल्यूशन की दिक्कत है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, मैक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन भी हो रहा है हमारे पानी में। इसके अलावा फ्लड्स होते हैं, ड्रॉट्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट होता है। इन सब चीज़ों के चलते हमारे पास जो भी टूल्स हैं, हमें उसको इस्तेमाल करना है, ताकि जितना भी पानी हमारे पास है और उसको कैसे हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए वी नीड दैट डेटा, एंड दैट जियो स्पेशियल डेटा एंड स्पेस टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा कैन हेल्प अस। तो ये करेंगे क्या, हमें डेटा देंगे जिससे कि हम लोग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बना सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं, ड्रॉट के बारे में, फ्लड्स के बारे में। जैसे आप जानते हो कि 2026 में ऑलरेडी जिस तरह का डेटा हमारे पास आ रहा है, मॉनसून हैज बीन अगेन, इट हैज बीन अंडर द नंबर्स इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। जैसे आईएमडी का प्रेडिक्शन ऑलरेडी था कि इस बार इट वुड बी समवेयर अराउंड 92% कंपेयर टू अदर्स, बट जिस तरह की खबरें आ रही है कि the El Nino effect has strengthened the IOD, इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, जिसकी वजह से रेनफॉल के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो 2026-2027 बहुत ही वाटर स्ट्रेसफुल ईयर्स होने वाले हैं। तो हमें अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। वाटर एफिशिएंसी के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, सस्टेनेबल वाटर सिक्योरिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री और इसरो आर वर्किंग कोलैबोरेटिवली। ओके, इसके अलावा इसी दौरान एक और इनिशिएटिव अनाउंस किया गया, महा ऑन वाटर, मिशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ हाई इंपैक्ट एरियाज फॉर वाटर। तो यहाँ पे जो हमारा जल शक्ति मिनिस्ट्री और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये फंडिंग देती है। तो इन्होंने फंडिंग एलोकेशन की हुई है 200 करोड़ रुपए की फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ओवर 5 स्पेसिफिक एरियाज। ठीक है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी, वाटर क्वालिटी, इकोलॉजिकल हेल्थ, क्लाइमेट रेजिलियंस और वाटर यूज एफिशिएंसी के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके ऊपर जल शक्ति मिनिस्ट्री काम करेगी। और इसी फंडिंग के तहत मैं कहूंगा देयर विल बी लॉट ऑफ कोलैबोरेशन विद इसरो एज वेल। ठीक है, राइट। अब इस खबर के ऊपर मैं कह सकता हूँ एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर सस्टेनेबल वाटर गवर्नेंस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द रिसेंट कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड इसरो। बहुत ही सिंपल तरह का एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, 150 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। अगेन एमओयू के बारे में आप लिख सकते हो, बट मेन आइडिया मुझे आपको यहाँ पे ये डेवलप करानी है कि दिस हैज टू बी अंडरस्टूड कि स्पेस टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो वाटर मैनेजमेंट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। और कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल आपको बता दिया मैंने। दिस इज देयर आर 24 एरियाज जहाँ पे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो दीज एरियाज बिकम पॉइंटर्स फॉर यू, इसलिए 24 के 24 याद नहीं रखना है, बट अगेन कॉमन सेंस बेस्ड 5 to 10 pointers you can note down and understand that yes, space technology is also very important for water, sustainable water governance, not just in India, everywhere. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू PSLV कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जुड़ा हुआ सवाल है। PSLV is ISRO's workhorse launch vehicle used for placing satellites into polar and sun synchronous orbits। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पे ओनली नहीं लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये ओनली लिखा होता तो गलत हुआ था, बट दिस इज जनरली ओके स्टेटमेंट।
क्यों? क्योंकि पीएसएलवी को हम लोग लॉन्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल। लेकिन लार्जली जो लो अर्थ ऑर्बिट में हम लोग लॉन्च करते हैं पीएसएलवी का इस्तेमाल करके, और एसएसओ में भी, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी हम लोग लॉन्च कर चुके। ठीक है। सेकेंड है, इनस्पेस इज ऑफर्ड कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ पीएसएलवी टू एलिजिबल इंडियन प्राइवेट कंपनीज। अब यहाँ पे अगर इसको पढ़ोगे ना, कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, थोड़ा सा डाउट आ सकता है, बट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हमारा डिस्कशन भी इसी पे हो रहा है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आपको खबर समझाने के लिए क्वेश्चन डाला गया। हाल ही में इसरो, सॉरी इनस्पेस ने, नॉट इसरो, इनस्पेस ने, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर ने हैज इनवाइटेड, अभी आपको ध्यान रखना है किस कंपनी को दिया ये नहीं है, दे हैव इनवाइटेड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज फॉर द एप्लीकेशंस। अभी एप्लीकेशन डालेंगे, टेंडर्स फिल करेंगे, और उसके बेसिस के ऊपर इनस्पेस सेलेक्ट करेगा जो भी प्राइवेट एंटिटी होगी, और वहां पे उस प्राइवेट एंटिटी को पूरा का पूरा पीएसएलवी का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अब इससे पहले आपने जरूर देखा होगा कि पिछले साल में ही हम लोगों ने देखा है कि एसएसएलवी की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी कंप्लीट प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करेंगे, बताया गया था। उसके लिए भी इसी तरह के इनवाइट्स फ्लोट किए गए थे। अल्टीमेटली एचएएल को वो प्रोजेक्ट दिया गया, एचएएल को पूरा का पूरा एसएसएलवी का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया हुआ है। अब पीएसएलवी भी हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको कि धीरे धीरे हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है, कम से कम 5 साल उस पर्टिकुलर कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पेस और एरोस्पेस सेक्टर में। इसके अलावा उनका जो एनुअल टर्नओवर होना चाहिए वो कम से कम 400 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। और अगेन न्यू स्टार्टअप्स के ऊपर फोकस रहेगा हमारा। प्लान ऑफ एक्शन क्या है इनस्पेस का कि कंप्लीट, आई एम रिपीटिंग, कंप्लीट एंड टू एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी पीएसएलवी की टू द प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग होगी, क्योंकि शुरुआत में मदद तो चाहिए। इसरो बहुत ही क्लोजली उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ काम करेगा जिसको भी ये अभी मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, देखते हैं, तो उसके साथ इसरो काम करेगा। 30 महीने तक सपोर्ट कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, या तो 30 महीने या फिर 2 सक्सेसफुल पीएसएलवी लॉन्च के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा ओनली इंडियन एंटिटीज एलिजिबल है पार्टिसिपेशन के लिए, ओनली इंडियन कंपनी जो है उनको इनवाइट किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, तो इस चीज को प्लीज नोट करके रखें। आगे चल के इसके ऊपर खबर जरूर आएगी, बट अगेन फॉर मेंस 2026 यू कैन गिव इट एज एन एग्जांपल दैट एसएसएलवी हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। एंड ये मत बोलो कि अभी सर प्राइवेट सेक्टर ने एचएएल को दिया है। ठीक है, एचएएल में इट इज गवर्नमेंट स्टेक्स, यानी गवर्नमेंट स्टेक्स बहुत ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं वो प्राइवेटाइजेशन जरूर आ चुका है। यहाँ पे कौन सी कंपनी होगी वो तो आगे आके हमें पता चलेगा। यदि आइडिया राइट। इससे जुड़ा हुआ मुझे लगता है एक कुछ खबर हमें जाननी चाहिए, एक तो इनस्पेस के बारे में और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमें जरूरी है। ठीक है। अब इनस्पेस क्या है ये तो आपको पता है ना। हमारे देश में ना पहले, मतलब 2019-20 से पहले एक एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ करता था कि हमारे पास रेगुलेटर कौन है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करता है। ठीक है। जैसे यू डू अंडरस्टैंड 1990s पहले तो इसरो हमारा बना हुआ था, मतलब इसरो केम इन 1967, उससे पहले इनकोस्पार था हमारा 1962 में। बट 1967-69 से इसरो जो काम कर रहा है ना, तो सब कुछ इसरो के हाथ में ही था। बट धीरे धीरे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, स्पेशली मैं कहूँगा एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद 1990s के बाद, तो कहीं ना कहीं कमर्शियल डेवलपमेंट्स की जरूरत पड़ी। तो 1990s में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन को बनाया गया था, तो बट एंट्रिक्स और डेवास मल्टीमीडिया का जो डील हुआ था उसके चलते एंट्रिक्स हैज नाउ बीन पुट ऑन द बैक बर्नर। प्राइवेट सेक्टर के लिए एनएसआईएल बनाया गया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, 2019 में बना, 2020 में इनस्पेस बना। लेकिन उससे पहले हुआ क्या करता था कि इसरो ही सब कुछ करेगा, सारा माई बाप इसरो ही था, मतलब रिसर्च भी वही करेंगे, सारी चीजें वही करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, बट एक कंफ्यूजन हुआ करता था प्राइवेट सेक्टर कि हम किसके पास जाएंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसलिए सरकार ने 2020 में इनस्पेस बनाया, और आप जानते हो कि 2023 में हमारी इंडियन स्पेस पॉलिसी भी आई है, जहां पे हम लोग प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके चलते इनस्पेस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। 2020 में इसको एक ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस एजेंसी बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ही आता है। ये क्या करता है, दे आर द रेगुलेटर एंड प्रमोटर ऑफ स्पेस एक्टिविटीज इन इंडिया। दे फैसिलिटेट एक्सेस ऑफ इसरो फैसिलिटीज टू प्राइवेट सेक्टर। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इंडिया में एक अच्छा स्पेस इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। अ गुड कमर्शियल इकोसिस्टम इज गोइंग टू बी डेवलप्ड by hand holding the private sector, by collaborating or by bringing both on the same table ISRO and other private sector entities। ठीक है, ये इन स्पेस का काम, इसको ध्यान रखना। ठीक है। अब जैसे
सवाल आ सकता है कि इन स्पेस के रोल के बारे में डिस्कस करें, इस तरह का भी सवाल हो सकता है, मतलब यू डू प्रिपेयर फॉर दैट। बट जाते जाते इस टॉपिक को खत्म करते करते एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन आपको जरूर बताना चाहूंगा। द फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम लाइज इन एनेबलिंग इंडस्ट्री लेड ग्रोथ वाइल रिटेनिंग स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट। ये बहुत जरूरी स्टेटमेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम में हम लोग प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा तो दे ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट रखना बहुत जरूरी है। और इस ओवरसाइट में आपको इनस्पेस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इनस्पेस हैज अ ह्यूज रोल। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द रीसेंट स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स। मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस इन जनरल, क्योंकि स्पेस प्राइवेटाइजेशन, ये जो स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, स्पेशली प्राइवेटाइजेशन इन दी स्पेस सेक्शन, ठीक है, लेट मी जस्ट राइट द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन स्पेस सेक्टर का जो है ये बहुत जरूरी टॉपिक है आप सभी के लिए फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। इसके ऊपर अच्छे से प्रिपेयर करें, स्पेशली पिछले 6 से 7 सालों में कई सारे इनिशिएटिव्स आ चुके हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। एसएसएलवी ट्रांसफर हो चुका है, पीएसएलवी ट्रांसफर करने वाले हैं। इनफैक्ट जो हमारी अगली खबर है वो भी उसी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहेगी, इसके ऊपर भी ध्यान रखें। प्लीज कीप एटलीस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर योर सेल्फ टू कोट इन दी आंसर्स, कि हमारे देश में कैसे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। अलग अलग कंपनीज ऑलरेडी है, जैसे you have Agnikul Cosmos is working, Skyroot is working, Dhruv Space is working. So different companies, Bellatrix is working, different aerospace companies and space-based companies are coming up. तो उनके एग्जाम्पल्स रखिएगा, साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से चीज़ें हो रही है उसके ऊपर भी ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक। अगली खबर है कुछ उसी तरह से जुड़ी हुई, क्योंकि मई 2026 में ध्रुव स्पेस को, अगेन अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, उसको 105 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं अंडर द आरडीआईएफ स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ 500 केजी क्लास सैटेलाइट प्लेटफॉर्म। और इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट गरुड़ करके, ठीक है। तो प्रोजेक्ट गरुड़ क्या है? प्रोजेक्ट गरुड़ के अंडर सरकार की तरफ से मदद मिल रही है। ध्यान रखना, इट इज नॉट अ ग्रांट, ये बहुत ही जरूरी चीज ध्यान रखना है। सरकार ऐसे ही पैसा नहीं दे रही है, क्योंकि आरडीआईएफ में ग्रांट नहीं मिलती है, तो जो पैसा मिलेगा इट वुड बी लाइक अ लॉन्ग टर्म लोन एट वेरी वेरी लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, या तो फिर इक्विटी इन्फ्यूजन वगैरह हो सकती है। बट 105 करोड़ अलोकेट किया गया, विच इज एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट। क्यों एलोकेट किया है? प्रोजेक्ट गरुड़ में टारगेट ये है कि ध्रुव स्पेस आगे चल के डेली 2 सैटेलाइट्स, जो 500 केजी कैपेसिटी के सैटेलाइट्स है ना, तो कम से कम 2 सैटेलाइट डेली बनाए, है ना। इसके अलावा जो जिस ऑर्बिट में उसको लॉन्च करना है, इट इज वेरीड, लो अर्थ ऑर्बिट भी हो सकता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी हो सकता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फ्यूचर के लिए। अभी फिलहाल लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है कि हम लोग अगेन फिर से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिससे कि स्वदेशीकरण होगा सैटेलाइट प्रोडक्शन का, सैटेलाइट पार्ट प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का, और हमारी जो अभी निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। और इसके ढेर सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, स्पेशली अगर लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर हमारा अभी फिलहाल फोकस है, देन वी विल बी लुकिंग एट मोर एंड मोर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, ऑलराइट। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वहां पे भी प्रोजेक्ट गरुड़ के जो सैटेलाइट्स हम लोग आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रोजेक्ट गरुड़ का आप दे सकते हो, फिर से प्राइवेटाइजेशन या फिर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वन ऑफ द एग्जाम्पल्स हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट आरडीआईएफ ये खुद एक स्कीम है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम विच कैन बी यूज्ड एज एग्जाम्पल इन योर आंसर राइटिंग। नवंबर 2025 में भारत सरकार ने आरडीआईएफ फंड की अनाउंसमेंट की। आरडीआईएफ फंड के जो जो पैसा है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब आज के रेट में देखोगे तो 95 के हिसाब से आई थिंक 11 बिलियन डॉलर्स के आसपास, 11 बिलियन डॉलर्स के आसपास की इसकी फंडिंग हो जाएगी, मतलब 11 to 12 के बीच में आ जाएगी, क्योंकि अगर द एक्सचेंज रेट इज समवेयर अराउंड 95, सो आई थिंक 10-11 बिलियन डॉलर्स के बीच में आ जाएगा। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर आता है। ये करते क्या है, अलग अलग जो प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट आती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें फंडिंग चाहिए, तो
उन प्रोजेक्ट्स को असेस करेंगे। मेनली इनका फोकस किस चीज पे है? एक तो डीप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, प्रमोट डीप टेक्नोलॉजीज वेयर दी कैपिटल इज ऑफ हाई रिस्क। आप जानते हो कि प्रॉब्लम क्या होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आइडिया बहुत निकल आता है। जैसे हम लोग पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑफ दी टीआरएल। टीआरएल मतलब टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल का मतलब क्या है कि पहले इंसेप्शन होगा, यानी कि आइडिया की इंसेप्शन होगी, हम लोग विजन बिल्ड करेंगे, अलग अलग पेपर पब्लिश करेंगे, एटसेट्रा करेंगे, पेटेंट करेंगे, फिर उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट पे शुरू करेंगे। लेकिन उसकी स्केल अप जो होती है, जहां पे हम लोग कहते हैं TRL 4, जहां पे विच इज कॉल्ड एज द डेड जोन फॉर टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन, कि बहुत सारे पेपर पब्लिश हो चुके हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, बहुत सारे पेटेंट आ चुके हैं, लेकिन भैया कहीं ना कहीं वो पेटेंट, वो पायलट प्रोजेक्ट से उसको अभी तक स्केल अप नहीं किया गया। इन दोनों के बीच में बहुत बार जो प्रोजेक्ट डेथ वैली फॉर द प्रोजेक्ट जो कहा जाता है वो होता है। तो उसको रोकने के लिए RDIF काफी इंपॉर्टेंट काम करता है। डीप टेक को प्रमोट करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करने के लिए, साथ ही साथ रिड्यूस इंपोर्ट को। तो इंपोर्ट रिडक्शन में ध्रुव स्पेस को अभी 105 करोड़ एलोकेट कर दिए गए। ध्यान रखना है, पैसा मतलब टू पुट इट इन अ वेरी क्रूड लैंग्वेज, ऐसे फोकट में नहीं मिलता है। ये आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है ना कि अरे सरकार का मतलब टैक्स पेयर का मनी चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसे फंडिंग मिलती है। नहीं, RDIF फंडिंग इज मुच मोर एडवांस काइंड ऑफ फंडिंग, एज आई टोल्ड यू, जहां पे टू लेवल इंस्पेक्शन या फिर 2 लेवल असेसमेंट जरूर होती है। पहले लेवल पे स्पेशल पर्पस फंड बनाया गया है अंडर ANRF ओनली, और सेकंड लेवल पे फंड मैनेजर्स, सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स हैं, जैसे कि अलग अलग जो बोर्ड्स है, बायोटेक्नोलॉजी में बायरैक है, आपके दूसरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है। तो ये क्या करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे अप्लाई जो करेंगे, उनकी असेसमेंट करेंगे, उसके बाद ही उन्हें फंडिंग दी जाती है। और फंडिंग के नाम पे, जैसे मैंने बताया, आई यूज द टर्म फोकट, ठीक है, मतलब इट्स नॉट अ ग्रांट और फ्री मनी विच इज गिवन। इसको ध्यान रखना, बहुत जरूरी ध्यान रखना RDIF में। समटाइम्स आई यूज क्रूड वर्ड्स टू एक्सप्लेन थिंग्स, आई होप नोबडी हैज एनी इश्यूज विद दैट, ठीक है। तो लोन्स किस तरह के होते हैं? कंसेशनल लोन होता है, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म कोलैटरल फ्री लोन है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, हार्डली 2% to 4% इंटरेस्ट रेट 15-20 ईयर्स के लिए, या फिर इक्विटी इन्फ्यूज भी की जा सकती है, या फिर एज अ फंड ऑफ फंड दिया जा सकता है। जैसे दिस इज यूज एज अ डीप फंड ऑफ फंड। 1 लाख करोड़ जो है, इसमें से अगर समझ लो क्रिटिकल सेक्टर है, तो वहां पे एज अ फंड ऑफ फंड भी दिया जा सकता है, लॉन्ग टर्म फंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, कवरेज लिमिट जो है ना, वहां पे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होता है उसका 50% सरकार दे देगी, रेस्ट जो है ना प्राइवेट एंटिटी को अपना डालना पड़ता है। ध्यान रखना है, RDIF में इट इज नॉट अ ग्रांट, इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म लोन। ये बहुत जरूरी चीज ध्यान रखनी है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आई रिपीट इट, RDIF में ध्रुव स्पेस को 105 करोड़ रुपए जा रहे हैं अंडर प्रोजेक्ट गरुड़। चलो आगे बढ़ते हैं। स्माइल मिशन है, अगेन a very interesting mission was launched in May 2026। अब मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर मैं प्रीलिम्स का सवाल बनाऊं तो टू अर्ली हो जाएगा, आगे हम लोग जरूर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट स्माइल मिशन जो है ना, यहाँ पे 2 एंटिटीज हैं या फिर 2 स्पेस एजेंसीज हैं जिनको आपको याद रखने में कहूंगा, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। स्माइल मिशन इज अ कोलैबोरेटिव मिशन बिटवीन 2 एजेंसीज, जिसमें इसरो नहीं है। इट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड CNES, चाइनीज एकेडमी फॉर साइंसेज जो है, CAS नॉट CNS, CNS इज फ्रेंच एक्चुअली। चाइनीज एकेडमी जो है, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये दोनों ने मिलकर स्माइल मिशन को लॉन्च किया है। CNES इज एक्चुअली फ्रेंच एजेंसी, ये ध्यान रखना है। स्माइल वो सक्सेसफुली लॉन्च्ड, मई में ये लॉन्च हो गया था यूरोपियन वेगा सी रॉकेट से। और ये मिशन का उद्देश्य है सिंपल, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर पार्टिकल, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स, जिसको हम लोग जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में जब सोलर फ्लेयर, सोलर विंड आती है तो इट माइट लीड टू जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स एंड इट माइट इम्पैक्ट द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ये हम जानते हैं। तो इसकी स्टडी के लिए स्माइल मिशन को लॉन्च किया गया। अब स्माइल मिशन जो है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, टू स्टडी सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर इंटरेक्शन, अर्थ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ, नेक्स्ट मैग्नेटिक रिकनेक्शन प्रोसेसेस, अरोरा कैसे बनते हैं उसकी भी स्टडी करेंगे, आयनोस्फीयर का क्या रेस्पॉन्स होता है टू सोलर स्टॉर्म्स, ये भी स्टडी करेंगे कंटिन्यूस। अब यहां पे स्माइल मिशन पे जो पेलोड्स भेजे गए हैं, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेलोड्स आर सॉफ्ट एक्सरे इमेजर है, जो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर की इमेजेस लेगा और कंटिन्यूस इंटरेक्शन को ट्रैक करता रहेगा।
दूसरा है अल्ट्रावायलेट इमेजर। ये यूवी इमेजर जो है, दिस इज गोइंग टू कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ अरोरास आर एक्टिंग एज पर द सोलर विंड सोलर फ्लेयर्स। अरोरल एक्टिविटी को कंटिन्यू स्टडी करता रहेगा। मैग्नेटोमीटर तो है जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशंस को स्टडी करते रहेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में। एंड फाइनली प्लाज्मा एनालाइजर है, स्टडी जो अर्थ के जो अपर एटमॉस्फेयर में चार्ज पार्टिकल्स आएंगे उनकी मात्रा को, उनके एक्सटेंट को स्टडी करता रहेगा कंटिन्यूअसली। ठीक, दैट इज द स्माइल मिशन। आई एम रिपीटिंग, क्यों? क्योंकि अब फैक्ट है, कई बार फैक्ट याद नहीं होता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि धांसू लॉजिक लगाएंगे। अब लॉजिक लगाने में देखेंगे यार यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइना की जो एजेंसी है वो दोनों क्यों ही कोलैबोरेट करेंगे करके। यूरोपियन स्पेस एजेंसी शायद कैनेडियन एजेंसी के साथ करेगा या फिर यूएस के नासा के साथ करेगा, बट वाई विद चाइनीज? बट रिमेंबर स्माइल मिशन इट इज बिटवीन चाइनीज एकेडमी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये ध्यान रखना। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। स्माइल मिशन के बाद अनदर वेरी स्मॉल न्यूज, शुक्रियान प्रोजेक्ट। शुक्रियान के बारे आई थिंक आई हैड मेड अ शॉर्ट आल्सो ऑन दिस। शुक्रियान प्रोजेक्ट के लिए अभी फिलहाल स्वीडन हमारे साथ जुड़ चुका है। अब आप जानते हो कि पिछले महीने मोदी जी काफ़ी लंबी यात्रा पे थे अलग अलग देशों के, स्वीडन भी पहुंच गए थे ना। स्वीडन में भी उनको अवार्ड वगैरह मिला। तो स्वीडन में स्वीडिश नेशनल एकेडमी उनके विजिट के दौरान ही इंडियन एजेंसीज और स्वीडिश जो एजेंसी है स्पेस एजेंसी, उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट फाइनल हो चुका है जहां पे शुक्रियान का पार्ट बनेंगे स्वीडन। ठीक है, अभी शुक्रियान है क्या आप जानते हो? शुक्रियान को सरकार ने 2024 में अनाउंस किया था। शुक्रियान इज वीनस ऑर्बिटर मिशन। टेंटेटिव डेट है लॉन्च का 2028 में। वीनस को ऑर्बिट करेगा हमारा जो स्पेसक्राफ्ट रहेगा या फिर हमारा जो सैटेलाइट रहेगा। इसको लॉन्च करने के लिए हम लोग LVM-3 का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी फिलहाल दिस इज द प्लान। जब भी इसके ऊपर अपडेट्स आएंगे तो जरूर देख लीजिएगा। बट शुक्रियान क्यों कर रहे हैं? वी वांट टू स्टडी द वेन्यूशियन एटमॉस्फेयर। वीनस का एटमॉस्फेयर स्टडी करना चाहते हैं, वहां पे जो वोल्केनिक एक्टिविटी है उसको हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, उसके आयनोस्फीयर को स्टडी करना चाहते हैं, उसके प्लाज्मा एनवायरनमेंट को स्टडी करना चाहते हैं। साथ ही साथ वीनस इज अ ग्रीन हाउस प्लैनेट, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो ग्रीन हाउस प्रोसेस को भी यहाँ पे हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो स्वीडिश स्पेस एजेंसी है वो हमारे लिए VNA बना रही है, वेन्यूशियन न्यूट्रल एनालाइजर्स। स्वीडन विल कंट्रीब्यूट वेन्यूशियन न्यूट्रल एनालाइजर्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें देंगे, हम इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। दिस वुड बी वन ऑफ द पेलोड्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये VNA जो है इट विल हेल्प स्टडी सोलर विंड इंटरेक्शन विद वीनस एंड प्लाज्मा एनवायरनमेंट अराउंड वीनस किस तरह का है, इसको स्टडी करने में मदद करेगा। एनवायरमेंटल एस्केप सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रोसेस जिस तरह का है, मतलब वीनस एटमॉस्फेरिक एस्केप किस तरह का है इसको करेंगे। एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम्स के ऊपर भी स्टडी होगी। ये डेटा हमारे लिए काफ़ी मदद करेगा अगेन टू अंडरस्टैंड हाउ हाउ solar flares or solar particles they interact with Venus as well। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वीनस का एटमॉस्फेयर किस तरह से इवॉल्व हुआ है इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हमें मिल सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो स्वीडन एज अ कंट्री को याद रखना, स्वीडन नाउ हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शुक्रयान मिशन। क्लियर? चलिए अगली खबर पे चलते हैं। इनफैक्ट अगले सेक्शन में चलते हैं, मैं कहूंगा जहां पे हम लोग हेल्थ डिसीजेस बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई डिस्कशन करेंगे। एक बहुत बड़ा स्केर हमने देखा मई 2026 में ऑफ हैंटा वायरस। एक जो आर्कटिक क्रूज शिप थी MV हॉन्डियस करके, वहां पे मल्टीपल हैंटा वायरस के केसेस देखे गए ह्यूमंस में और मल्टीपल डेथ्स भी हुई। उसके बाद WHO ने स्वूप इन किया इस पर्टिकुलर क्रूज शिप पे, जो भी लोग थे कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर करते हुए रहे। एक डर जरूर लगा हुआ था कि पूरे विश्व में शायद हैंटा वायरस के केसेस बढ़ सकते हैं। आपने जरूर इसके ऊपर खबरें सुनी होंगी। तो हमें हैंटा वायरस को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर वाज अ स्केयर इन मई 2026 ऑफ हैंटा वायरस डिसीज स्प्रेडिंग इन अ शिप। बेसिकली इस शिप से, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग देश के लोग थे जो आर्कटिक एक्सपीडिशन पे गए थे और अलग अलग पोर्ट्स पे शिप स्टॉप हुई थी, वहां पे लोग उतरे थे, तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी थी। तो ये हैंटा वायरस क्या होता है, देखिए हैंटा वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस व्हिच इज प्राइमरीली कैरिड बाय रोडेंट्स। रोडेंट्स मतलब चूहे। चूहे इसको कैरी करते हैं और ह्यूमंस में भी आ सकता है। जनरली इसको ध्यान रखना, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ना जनरली हैंटा वायरस में नहीं देखा जाता, लेकिन जो हैंटा वायरस का वर्शन है एंडीज में जो मिलता है, एंडीज माउंटेन में एंडियन हैंटा वायरस कहते हैं, वहां पे कुछ कुछ केसेस देखे गए हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे MV हॉन्डियस पे भी देखा कि हैंटा वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शायद हुआ था बिकॉज इट वाज एंडियन वेरिएंट। तो सबसे पहले जानते हैं हैंटा वायरस के बारे में। हैंटा वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड
आरएनए वायरस, इसको नोट करना है, इट इज द आरएनए वायरस, नॉट अ डीएनए वायरस, बिलोंगिंग टू विच फैमिली, हैंटाविरिडे फैमिली। हैंटावायरस डिसीज ये कॉज करता है, दिस डिसीज इज अ जूनोटिक डिसीज, यानी कि प्राणियों से ह्यूमंस में आया हुआ है। इसका मेन रिजर्वोयर जो है वो है रोडेंट्स, ठीक है, रोडेंट का मतलब चूहे। और ये कहां कहां पे देखा जाता है, इट कैन बी फाउंड इन एशिया, इट कैन बी फाउंड इन यूरोप एंड अमेरिकास। ये जो अमेरिकास वाला जो वेरिएंट है, स्पेशली जो एंडियन वेरिएंट है, इट हैज द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। इसके अलावा इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, जब ह्यूमंस कांटेक्ट में आते हैं रोडेंट, यानी कि चूहे जो है, चूहे की प्रजाति जो है रोडेंट्स के यूरिन से, या फिर फीसीस उनके ड्रॉपिंग से, या फिर सलाइवा से अगर टच में आ जाए, या फिर डस्ट इनहेल कर दे जहां पे एरोजोल के थ्रू भी ये पहुंच सकता है, तो इसीलिए काफी खतरनाक होता है। जनरली हैंटावायरस के केसेस आपने जरूर सुना होगा, हैंटावायरस पिछले साल भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। पिछले साल एक यूएस एक्टर, नहीं, जीन हैकमैन एंड हिज वाइफ ऑल्सो एक्सपायर्ड apparently बिकॉज ऑफ हैंटा वायरस। तो पिछले साल भी ये चर्चा में जरूर था। और हैंटा वायरस से जो एडवाइजरी आती है ना, जनरली यूएस में जो एडवाइजरी आती है वो एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, जो ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, जहाँ पे बाहर में चूहे बहुत ज़्यादा जहाँ पे मिलेंगे वहाँ से हैंटा वायरस स्प्रेड हो सकता है, इस तरह की एडवाइजरी जरूर आती है। तो ट्रांसमिशन प्रेडोमिनेटली थ्रू थ्रू दी rodents and rodent droppings, rodent urine etc. ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जैसे मैंने बताया ये आपको एक्सट्रीमली रेयर मिलता है, लेकिन जो एंडियन वेरिएंट हम लोगों ने देखा ना, तो यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शायद हुआ है इस पर्टिकुलर केस। इसके अलावा हैंटा वायरस दो तरह के डिसीजेस स्प्रेड करता है और बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे भी ना डेथ रेट काफी ज्यादा हो सकती है, ध्यान रखना। इट कॉजेज टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वन इज पल्मोनरी सिंड्रोम, पल्मोनरी मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और दूसरा है किडनी फेलियर हो सकता है। सो इट कॉजेस हैंटावायरस कार्डियो पल्मोनरी सिंड्रोम, और इट में ऑल्सो कॉज हेमर्जिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम। यहां पे अगर आप देखोगे जो कार्डियो पल्मोनरी सिंड्रोम है, इट इज मेनली रिपोर्टेड इन अमेरिका, जहां पे सीवियर सीवियर ब्रीदिंग इश्यूज हो जाती है, लंग बेस्ड प्रॉब्लम्स हो जाती है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। रीनल जो इश्यूज है वो आपको प्रेडोमिनेटली यूरोप और एशिया में मिलेंगे, जहां पे किडनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकती है, जिससे डेथ हो सकती है। नोट करना है, हैंटा वायरस के लिए अभी फिलहाल कोई ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली आपको नहीं मिलेगी, कोई एंटीवायरल स्पेसिफिकली उसको नहीं दिया है, उसका कोई वैक्सीन भी नहीं है। उसकी जो डायग्नोसिस होती है, नॉर्मली सैंपल लेंगे, सैंपल से आरटीपीसीआर करेंगे और उस वायरस के जीनोम से चेक करके देखेंगे, या फिर जो सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, स्पेसिफिकली उस वायरस से जुड़े हुए जो भी एंटीजन है उसका स्पेसिफिक एंटीबॉडी है या नहीं वो देखेंगे। इसके अलावा जिस किसी को भी हैंटा वायरस हुआ है उनको केवल सिम्टम्स को मैनेज करना पड़ता है, जितना जल्दी डायग्नोज हो जाए उतना जल्दी ट्रीटमेंट मिल सकती है। अब ट्रीटमेंट में क्या है, देयर इज जस्ट सपोर्टिव केयर, पैलिएटिव केयर हियर, जहां पे आपको अगर समझ लो रेस्पिरेटरी इशू तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और अगर किडनी बेस्ड इश्यूज हैं तो अगेन ब्लड से रिलेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एटसेट्रा कैन हेल्प, बट अगेन द बेस्ट वे इज टू स्टॉप द ट्रांसमिशन इटसेल्फ, और प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग हियर इन केस ऑफ हैंटा वायरस। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हैंटा वायरस से जुड़ा हुआ एक सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। विद रेफरेंस टू हैंटा वायरस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आई थिंक अभी ये काफी आसान हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करने के लिए। हैंटावायरस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू इन्फेक्टेड रोडेंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट है, हम लोगों ने अभी देखा। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज कॉमन इन ऑल हैंटावायरस इन्फेक्शंस, ये एब्सोल्युटली गलत है, इट इज एक्चुअली वेरी रेयर, इट इज नॉट कॉमन, इट इज वेरी रेयर। ठीक है, तो कुछ कुछ वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे, नॉट ऑल, इसको हटा दो, रेयर इन हैंटावायरस इन्फेक्शन, इस तरह आप समझ सकते हो। हैंटावायरस कैन कॉज हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, ठीक है, बिल्कुल कॉज कर सकता है, एक तो रीनल सिंड्रोम भी कर सकता है या फिर पल्मोनरी सिंड्रोम भी कर सकता है, दो स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, ओनली टू वुड बी करेक्ट। कौन से दो करेक्ट हैं ये भी आपको पता है, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, बेबेसिया। इनफैक्ट पहले सवाल सॉल्व करते हैं फिर बेबेसिया के बारे में जानते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एक बीमारी स्प्रेड हुई इंडिया में गिर फॉरेस्ट में, और इसने प्रेडोमिनेटली लायंस के ऊपर इंपैक्ट किया था। छोटे छोटे जो लायन के कब्स थे, लायन के जो बच्चे होते हैं, मल्टीपल लायंस की डेथ हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 8 लायन कब्स डाइड, पहले भी हुआ था 2023 में भी। तो बेबेसियोसिस के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। बेबेसियोसिस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन पैरासाइट ऑफ जीनस बेबेसिया, एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसको नोट करना है, इट इज नॉट अ वायरस। बहुत ही स्ट्रेंजली खबरें आ रही थी कि बेबेसिया एक वायरस है करके, क्यों? क्योंकि
जो हमारे यहाँ पे हाईली इंटेलेक्चुअल मंत्री होते हैं ना, तो किसी एक मंत्री ने बता दिया कि बेबेसिया वायरस की वजह से ये लायंस की डेथ हुई है, तो उसके ऊपर खबरें भी शुरू होने लगी। बेबेसिया इज नॉट अ वायरस, आई एम रिपीटिंग, इट इज नॉट अ वायरस, इट इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट। ठीक है, डिसीज इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू टिक बाइट्स। बिल्कुल, टिक बाइट्स, टिक्स जो होते हैं छोटे छोटे जो खून चूसने वाले टिक्स होते हैं ना, उनसे ट्रांसमिट होता है। बेबेसिया प्राइमरली इन्फेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमंस। देखो, अब इस स्टेटमेंट को आई वुडंट कंसिडर करेक्ट हियर, क्योंकि ह्यूमंस में भी हो सकता है, लेकिन पहले जनरली जानवरों में होता है, जानवरों से ह्यूमंस में आ सकता है। जानवरों से ह्यूमन में अभी तक इस तरह के केसेस देखे नहीं है, बट आपको ह्यूमन केसेस भी मिल सकते हैं। बट जनरली होता है कि बेबेसिया प्राइमरली इन्फेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स ऑफ द एनिमल्स विच आर इन्फेक्टेड। ठीक है, जो एनिमल्स इन्फेक्टेड हुए उनके रेड ब्लड सेल्स को इफेक्ट करके, इसका मतलब एनीमिया हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, जिससे डेथ हो सकती है। ठीक है, दो स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, चलिए बेबेसियोसिस के बारे में जानते हैं। गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सर्विलेंस अपनी बढ़ा दी और यहाँ पे क्वारंटीन भी किया, ऑल्दो क्वारंटीन स्पेसिफिकली डज नॉट हेल्प, क्योंकि देखो, बेबेसियोसिस जो है ना, एक जानवर से दूसरे जानवर को ऑटोमेटिकली स्प्रेड होगा ये नहीं कह सकते कि एक जानवर को जिसको हुआ है, अगर उसको जिस टिक ने काटा है, उस टिक ने अगर दूसरे जानवर को काटा तो स्प्रेड हो सकता है। डायरेक्टली एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन नहीं देखी जाती है, थ्रू टिक होता है, लेकिन फिर भी क्वारंटीन जरूर किया था। जैसे मैंने आपको बताया, गिर गिर फॉरेस्ट में, विच इज द हैबिटेट और होम ग्राउंड ऑफ एशियाटिक लायंस, वहां पे मल्टीपल एशियाटिक लायंस की डेथ हुई। इसकी वजह से ये खबर काफी चर्चा में रही। बेबेसियोसिस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, बेबेसियोसिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन पैरासाइट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, यहां पे स्टूडेंट्स फंस सकते हैं, वायरस नहीं है। प्राइमरीली इन्फेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स को, इसीलिए थोड़ा सा मलेरिया टाइप के इसके सिम्टम्स भी आपको मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन इसका होता है प्रेडोमिनेटली टिक से। टिक मतलब खून चूसने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं। मुझे याद है बचपन में हम लोग एक कार्टून सीरीज भी देखा करते, उसका नाम ही था टिक। ठीक है, तो टिक जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं, वो जो इसका जो रिजर्वायर बनता है वो रोडेंट्स भी होते हैं, यानी कि जो दूसरे जानवर है ना, जैसे कि चूहे हो गए, छोटे मैमल्स हो गए, वहां पे भी आपको मिलेंगे। टिक अगर उनको काटेगा या फिर उनसे खून चूसेगा, उनका खून चूसेगा और इवेंचुअली वो दूसरे जानवरों को काटेगा, तो वहां पे स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान रखने सिम्टम्स क्या होते हैं। जनरली जो माइल्ड केसेस हैं, अगर कोई लायन, कोई जानवर अगर स्ट्रांग है तो ठीक हो सकता है। ठीक है, खुद ही ठीक हो सकता है, इम्यून सिस्टम काम कर सकता है। नॉर्मली फीवर, चिल्स, फेटिक, मसल पेन होता है। अगर सीवियर केसेस हुआ है, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, अगर बच्चे हैं यानी कब्स है, लायन कब्स है, तो उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, लिवर डिस्फंक्शन हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकती है, जिससे डेथ हो सकती है। मल्टीपल लायंस की डेथ हुई भी है, अभी भी हुई थी, 2026 में भी, 2023 में भी मल्टीपल लायंस की डेथ हुई थी। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैक्सीन आपको काम नहीं करेगा, ट्रीटमेंट जरूर है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट है। अब ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि प्रोटोजोवन है और पैरासाइटिक है, तो एंटी पैरासाइट जो ड्रग्स होते हैं, जैसे कि इमिडोक्लोप्रिड, डाइप्रोपियोनेट है, ये स्टैंडर्ड वेटरनरी ड्रग दी जाती है। ऑल्दो अगेन इसका आई डोंट थिंक आई हैव सीन द रेफरेंस ऑफ दिस बाय द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बट जनरली जो एंटी पैरासाइटिक ड्रग है वो ये है जो दी जा सकती है। इसके अलावा सपोर्टिव केयर देनी होती है, जैसे ब्लड का इशू है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंट्रावेनस फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकना, इस तरह की चीज़ें की जा सकती है, जान बच सकती है। ठीक है, तो बेबेसिया के बारे में ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बीमारी में 2026 में बहुत सारी बीमारियां स्प्रेड हुई यार, इबोला का आउटब्रेक भी जरूर देखा गया, नॉट इन इंडिया, इनफैक्ट इंडिया में भी एडवाइजरी जरूर जारी की गई थी कि जो भी ट्रैवलर्स अफ्रीका से आ रहे हैं या फिर उस रूट से आ रहे हैं, तो स्पेसिफिक कंट्री से आ रहे हैं, तो उनके ऊपर जरूर नजर रखें, क्योंकि इबोला वायरस का आउटब्रेक जरूर हुआ कुछ कुछ एरियाज में, लाइक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा। डब्ल्यूएचओ ने स्वूप इन किया और डब्ल्यूएचओ ने अपने 2005 के जो रूल्स है, आईएचआर रूल्स है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, सॉरी इंटरनेशनल हेल्थ रूल्स है 2005 के, उसके तहत इसको PHEIC करके घोषित कर दिया। ठीक है, PHEIC ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी हेल्थ इवेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इसका मतलब क्या है, जो भी डब्ल्यूएचओ के जो भी डब्ल्यूएचओ को फॉलो करते हैं, यूएन के कंट्रीज तो हैं, उसके अलावा इक्का दुक्का दूसरे कंट्रीज भी जो डब्ल्यूएचओ को कंडीशनली फॉलो करते हैं, 196 कंट्रीज हैव टू कंफर्म टू आईएचआर रूल्स, जिसके तहत इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। तो इंडिया भी मॉनिटरिंग में लगा हुआ था। ये जो इबोला वायरस है,
कोई नया वायरस नहीं है। इबोला के मल्टीपल स्ट्रेन्स हम लोगों ने देखे हुए हैं। सबसे पहला इबोला का केस 1976 में आया था। इसका नाम इबोला क्यों है? क्योंकि जो कॉन्गो में रिवर है इबोला करके, उसके नाम पे इसका इसका नाम नोमेनक्लेचर दिया गया है। और इबोला की वजह से कई सारे डेथ्स देखे गए। इनफैक्ट मुझे याद है, आई थिंक इन वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ फ्रेंड्स चैंडलर टॉक्स अबाउट इबोला आल्सो, है ना। तो मतलब 1990s से ही वो चर्चा का विषय बना हुआ है। मल्टीपल स्ट्रेन है इबोला के। इबोला इज अ जूनोटिक डिसीज, यानी कि ये एक प्राणी से ह्यूमंस में आया हुआ है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। यहाँ पे नोट करना है, बहुत जरूरी है। इसका जो मेन रिजर्वायर है वो है अफ्रीकन फ्रूट बैट्स। फ्रूट बैट से जो भी दूसरे प्राइमेट से, मंकीज हो गए, दूसरे प्राइमेट्स हो गए, उनमें स्प्रेड हुआ, वहां से ह्यूमंस में आया हुआ है। इबोला आपको नोट करना है, इट कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडीली फ्लूइड्स और कॉन्टैक्ट एट द कंटामिनेटेड सर्फेसेस। अनसेफ बरियल प्रैक्टिसेस, यानी कि स्पेशली जो एनिमल्स होते हैं, अगर उनमें इबोला है तो उससे भी हो सकता है। इन्फेक्टेड एनिमल्स को अगर एक्सपोजर हो जाए तो उससे भी हो सकता है। नोट करना है, एरोसोल या फिर एयरबॉर्न डिसीज नहीं है, इसको नोट करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, बहुत बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति को हो जाए, उस व्यक्ति के आप कांटेक्ट में आ जाओगे, बॉडीली फ्लूइड्स पे कांटेक्ट में आ जाओगे, कंटामिनेटेड सर्विस से कांटेक्ट में आओगे, तो उससे हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये क्यों इतना खतरनाक है? क्योंकि अगर बीमारी हो जाए तो शुरुआती दौर में जो सिम्टम्स होते हैं, फीवर है, हेडेक है, मैलेस है, बॉडी पेन है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन सीवियर लेवल पे अगर ये पहुंच गया तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। और इसकी फेटालिटी रेट बहुत ज़्यादा है, 30 to 90% फेटालिटी रेट है। यानी कि अगर समझ लो 10 लोगों को हुआ, उसमें से 3 से 9 लोगों की डेथ हो सकती है ना। ह्यूज नंबर्स है। इसीलिए इसीलिए सभी देशों की नज़र इस पे है। अब ध्यान रखना है कि इबोला की डायग्नोसिस कैसे होती है। अगेन, सैंपल लेंगे, आपका जो भी स्वाब लेंगे ना, उस स्वाब से टेस्ट करेंगे, आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे या फिर दूसरे एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट करेंगे, जिससे कि कंफर्म कर लेंगे। और नोट करना है, अभी फिलहाल अलग अलग स्ट्रेन्स के लिए चीजें बनी हुई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इबोला के ना टोटली देयर आर 6 डिफरेंट स्ट्रेन्स। और अभी जो स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन का नाम है, इट इज कॉल्ड एज बंडी बग्यो स्ट्रेन। ठीक है, तो बंडी बग्यो स्ट्रेन, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। ओके, अगर अगर मैं गलत नहीं हूं तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेन्स लाइक जायरे स्ट्रेन, सूडान स्ट्रेन, टाई फॉरेस्ट स्ट्रेन। तो जहां पे वो स्पेसिफिकली स्ट्रेन मिला है उसके नाम पे दिए गए इबोला के अलग अलग स्ट्रेन्स के। तो उनके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक वैक्सीन कुछ कुछ अवेलेबल है, लेकिन बंडी बग्गियों के लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो ट्रीटमेंट क्या होगी? जो भी बीमारी है उसको मुझे उसके सिम्टम्स को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे सपोर्टिव केयर देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना है, ताकि इम्यून सिस्टम खुद ही लड़े। वैक्सीन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, वैक्सीन हर एक स्ट्रेन के लिए नहीं है। उदाहरण के तौर पे अभी एरवीबो है, आपका जैब्डिनो है, जो डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया हुआ है। स्पेशली जायरे इबोला वायरस स्ट्रेन के लिए इसको अप्रूव किया हुआ है। बट बंडी बग्गियों के लिए स्पेसिफिकली कोई वैक्सीन नहीं है। और अभी फिलहाल बंडी बग्गियो स्ट्रेन हैज बीन स्प्रेडिंग अ लॉट। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान रखें। मैं कहूंगा इबोला आगे भी या फिर अगले महीनों में भी चर्चा में जरूर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इबोला पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, विथ रेफरेंस टू इबोला वायरस डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी काफी आसान हो जाएगा मुझे लगता है। इबोला इज अ वायरल हेमोरेजिक फीवर, इट स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, द डिसीज इज ट्रांसमिटेड प्राइमरीली बाय मॉस्किटोस। नहीं, ये गलत है। ठीक है, बाकी दो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई थिंक ओनली टू आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसीओटी बिकम्स पीएमओ। इस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, अगर आपने इसको जरूर देखा होगा। एक नेम चेंज हुआ है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो था, नाउ इट हैज बिकम पॉलीमेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्या खबर है, मतलब व्हाई इज दिस इवन इंपॉर्टेंट? देखो, पीसीओएस या फिर पीसीओडी भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर टर्म भी इस्तेमाल किया था, या फिर पीसीओएस भी कहा था, सिंड्रोम भी कहा था। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही नैरो नोमेनक्लेचर था, इसको भी वाइडन किया गया। तो केवल नेम चेंज नहीं है, इट इज नॉट जस्ट सिंबोलिज्म। इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मई 2026 में लैंसेट में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। पीसीओएस या फिर पीसीओडी आपने जरूर सुना होगा। इट इज नाउ एक्चुअली पीसीओएस, सॉरी पीएमओएस, और you can also say PMOD, not an issue. The initiative was spearheaded by Professor Helena Teed from Monash University, एक सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। कई सालों से इन्होंने मशक्कत की हुई है कि इस नोमेनक्लेचर को बदले।
ठीक है, क्यों बदले हैं इसको समझते। देखो जो पीसीओएस था फिर पीसीओडी टर्म इस्तेमाल करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब यहां पे जो आपत्ति वाला टर्म जो आपने देखा होगा, इट इज सिस्टिक। सिस्टिक मतलब सिस्ट बनना। तो यहां पे देखा गया कि बहुत सारे वुमेन में जिनको पीसीओडी पीसीओएस के जो सिम्टम्स हुआ करते थे, तो उनमें कोई ओवेरियन सिस्ट नहीं होते थे। अब ओवेरियन सिस्ट होंगे भी नहीं भी होंगे, बट बहुत सारे केसेस में ओवेरियन सिस्ट नहीं थे। इसके अलावा कंडीशन जो है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ओवरीज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओवरीज, इट ट्रांसेंड्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स। यानी कि हार्मोनल इशू भी है, मेटाबॉलिक इशू भी है। जिस किसी को भी पीसीओएस या फिर पीसीओडी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उनमें डायबिटीज के इश्यूज हो सकते हैं, दूसरे मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए इश्यूज भी हो सकते हैं। इसीलिए टू कैप्चर द एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर और डिसीज, आई वुडंट कॉल इट डिसऑर्डर डिसीज बट दिस सिंड्रोम इटसेल्फ, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ इश्यूज दैट कम अप, इसीलिए नाम चेंज किया गया पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, पॉली एंडोक्राइन, पॉलीसिस्टिक जो था, इट इज नाउ पॉली एंडोक्राइन। ठीक है, अब क्यों है, क्योंकि इन टर्म्स को अगर आप देखोगे, पॉली एंडोक्राइन मतलब क्योंकि मल्टीपल हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व है, नॉट जस्ट अबाउट द ओवरीज। मेटाबॉलिक यानी कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट सिस्ट्स नाउ, इट इज मेटाबॉलिज्म इशू ऑल्सो। ऑफ कोर्स ओवेरियन डिस्फंक्शन तो होगा ही होगा, ओवेरियन डिस्फंक्शन इज एट द सेंटर। ओवेरियन सिस्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ओवरी से जुड़ा हुआ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली इनफर्टिलिटी से जुड़े हुए इश्यूज होते हैं। सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ issues, collection of signs and symptoms or disorders. That is why this term captures the essence of the problem. ठीक है, अब जिस किसी को भी PMOS है, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, PCOS PCOD टू PMOS, तो वहां पे इश्यूज क्या देखे गए, इरेगुलर ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एंड इन मेनी केसेस पॉलीसिस्टिक ओवरीज। मतलब पेशेंट्स में आप देख सकते हो कि ओवरीज में सिस्ट है, जिसकी वजह से शायद एग रिलीज सही टाइम पे नहीं हो रहा है, एग ग्रोथ सही टाइम पे नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो गई, इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरे इश्यूज भी होंगे विद विद द पीएमओएस। एक्नी हो सकता है, यानी कि पिंपल्स हो सकते हैं फेस पे बहुत ज्यादा, एक्सेसिव बॉडी हेयर हो सकता है, वेट गेन बहुत ज्यादा हो सकता है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं, स्पेशली डायबिटीज भी देखा है। डायबिटीज, टेम्पररी डायबिटीज इज ऑल्सो सीन और कनेक्टेड विथ पीएमओएस। इसीलिए टर्म को बदला गया। इट्स नॉट जस्ट अ सिंबॉलिक चेंज ऑफ टर्म, आई वुड से, बट इट एक्चुअली एक्सपैंड्स द कॉन्सेप्ट और द आइडिया। और आई एम क्वाइट श्योर कि आप अगर अपने अगल बगल में आपने देखा होगा, तो यू मस्ट हैव सीन मल्टीपल पीपल, बिकॉज दीज डेज जिस तरह की लाइफस्टाइल हो चुकी है, स्ट्रेस हो गया, ओवर यूज ऑफ डिजिटल डिवाइस एटसेट्रा, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों की वजह से जो पीसीओडी या फिर नाउ इट इज पीएमओएस, इसके इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आपने ज़रूर देखे होंगे। सो दिस कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द सिम्टम्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में खबर है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से हम लोग जेनो ट्रांसप्लांटेशन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी मैं आपको जल्दी से इसको समझा देता हूँ क्या है करके, क्योंकि पहली बार अभी मई 2026 में चाइना के जो रिसर्चर्स है, उन्होंने पिग का ट्रांसप्लांटेशन किया, यानी कि पिग के ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया, पिग का लिवर और पिग का किडनी ह्यूमन रेसिपिएंट में डाला। ठीक है, पेशेंट में डाला हुआ है। तो इसको हम लोग जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ये पहले भी हम लोगों ने खबरें देखी हुई है, यूएस में हो चुका है, यूके में हो चुका है, चाइना में भी पहले हो चुका है, लेकिन पहली बार विश्व में पहली बार लिवर का भी ट्रांसप्लांट किया, किडनी का भी ट्रांसप्लांट किया। किडनी वैसे पहले भी हुआ था, लिवर का पहला ट्रांसप्लांट भी हुआ है। ठीक है, नाउ जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जेनो का मतलब क्या है, ह्यूमन के पार्ट्स नहीं होंगे। अब आपको ध्यान रखना है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन में इट इज नॉट नीडेड कि केवल ऑर्गन हो। जेनो मतलब अब ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर किसी दूसरे प्राणी का पार्ट आ चुका है, वो ऑर्गन हो सकता है, वो टिश्यू हो सकता है, वो सेल हो सकता है, वो ब्लड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गया, जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जेनो का मतलब क्या है, ह्यूमन के अलावा दूसरे स्पीशीज का आपने कोई पार्ट लिया है, समझ लो बर्निंग हुआ। अब कुछ लोग उदाहरण देते हैं, जेनो ट्रांसप्लांटेशन में आपने देखा होगा, अगर किसी को बर्न हुआ है, जरूरी नहीं है कि केवल पिग का स्किन ले, फिश का स्किन भी लगा, दैट ऑल्सो बिकम जेनो ट्रांसप्लांटेशन। आपको ये समझना है। ठीक है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन मीन्स from any species you take its tissues, its cells, its organs and transplant that into the
ह्यूमंस, दैट इज कॉल्ड जेनोट्रांसप्लांटेशन। अब जनरली पिग से जुड़े हुए आपने कई सारी चीजें देखी होंगी, पिग में क्या करेंगे। अब एक सवाल होता है स्टूडेंट्स में, सर डायरेक्टली जैसे पिग का ऑर्गन लेंगे और जैसे ह्यूमंस में लगा देंगे, नहीं है। देखो, जो अब आप जानते हो कि अगर किसी और का ऑर्गन ह्यूमन में आ गया तो हमारे पास हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा और एडवर्स रिएक्शन दे देगा, जिससे डेथ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए करना क्या पड़ता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है पिग में, स्पेसिफिक जो जीन्स है विच माइट हैम्पर द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, दैट टिश्यू और ऑर्गन इन ह्यूमंस, उसको उस जीन को हैम्पर करना पड़ता है। इनफैक्ट हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके ह्यूमन जीन्स को भी पिग में इनकॉर्पोरेट कर सकता है कि एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाए। इसलिए ऑर्गन्स कौन से, जैसे हार्ट हो गया, अब हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लंग ट्रांसप्लांटेशन, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, सर जेनो ट्रांसप्लांटेशन का आपने डेफिनेशन दिया लेकिन आपने पिक्चर में यहाँ पे पिग ही डाला हुआ है, क्यों? क्योंकि पिग से जेनो ट्रांसप्लांटेशन, पिग से जो ट्रांसप्लांटेशन हुई है ह्यूमंस में, उसके कई सारे केसेस हमें मिलते हैं। अब ये क्यों होता है, वाई पिग्स ओनली, वाई पिग्स आर चोजन? इसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि यस, जेनेटिक रीजंस, फिजियोलॉजिकल रीजंस, क्यों? क्योंकि जो पिग के ऑर्गन्स है, स्पेशली पिग का हार्ट है, अब जैसे हमारा हार्ट है, अब हमारे हार्ट में देर आर 4 वाल्व्स, तो सिमिलरली पिग के हार्ट में ये 4 वाल्व है, साइज भी थोड़ा सा सिमिलर तरह का होता है। क्यों पिग्स आर चोजन? बिकॉज organs are highly compatible in size also, in anatomy also, and physiologically. I wouldn't say genetically per se, but वहां पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिग्स के साथ जो रिसर्च की है साइंटिस्ट ने, उन्होंने देखा कि पिग में जेनेटिक मॉडिफिकेशन वो काफी इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। जो भी हमारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन के टूल्स, जैसे क्रिस्पर कैस9 हो गया, उससे पहले वाली भी जो चीजें हो गई, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, दूसरे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स थे, उसका इस्तेमाल पिग पे करेंगे तो वहां पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन काफी इजीली एक्सेप्ट कर लेगा दैट पिग पार्ट, पिग्स ऑर्गन। तो पिग्स आर हाईली रेस्पॉन्सिव टू मल्टीपल जीन एडिटिंग। मतलब एक तो जीन नॉकआउट भी कर सकते हो, नॉकआउट तो करना ही पड़ेगा मुझे, जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक जीन्स होंगे जो गैल जीन्स होते हैं, गैल सेफ जीन्स है, तो उनको हटाना पड़ेगा मुझे, ताकि ह्यूमंस में जब आएंगे तो एडवर्स इम्यून रिएक्शन ना हो। इसके अलावा जो दूसरे जीन्स भी है, ह्यूमन जीन्स भी है, उनको भी पिग जीनोम में हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि जब ट्रांसप्लांटेशन हो जाए हमारी बॉडी में तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट करे। एक तो ये रीजन है। दूसरा क्या है भैया, मतलब पिग्स के साथ रैपिड ब्रीडिंग होती है, कंट्रोल ब्रीडिंग कर सकते हो आप, रैपिड ब्रीडिंग कर सकते हो, और लॉजिस्टिकल एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें सक्सेसफुल रही तो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, या फिर ह्यूमन ऑर्गन, नॉट ट्रांसप्लांटेशन, ट्रैफिकिंग जो है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग रोक जरूर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं डिफेंस की न्यूज में। टैरा, आपने जरूर सुना होगा, टैरा टेस्टिंग की थी डीआरडीओ ने। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टैरा टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, कंसिडर द फॉलोइंग। टारा इज एन इंडिजिनस सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, एब्सोल्युटली करेक्ट है, हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। इट इज डिजाइन टू इंक्रीज द रेंज ऑफ कन्वेंशनल आर्टिलरी एम्यूनिशन, यस प्राइमरली। इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, नहीं। देखो, टैरा जो है दैट इज नॉट अ मिसाइल, आपको ये समझना है, टैरा इज नॉट अ मिसाइल। समझ में आ रहा है? टैरा इज अ सिस्टम, नाम से पता चला, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। तो वो खुद एक मिसाइल नहीं है। जो भी दूसरी एम्यूनिशंस होंगी, जैसे प्रेडोमिनेटली आर्टिलरी की जो एम्यूनिशन है, समझ लो एक छोटा सा मिसाइल है, या फिर छोटा सा मेरा एम्यूनिशन है, तो उस एम्यूनिशन की रेंज बढ़ा सकते हैं हम लोग, और उस एम्यूनिशन को और भी प्रिसाइज कर सकते हैं। इससे टैरा से, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट है। समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। मई 2026 में डीआरडीओ ने टैरा टेस्ट किया। टैरा टेस्ट में इन्होंने देखा कि फ्लाइट से जो हमारा एक डम बॉम्ब था, डम बॉम्ब का मतलब क्या है, देखो नॉर्मली फ्लाइट जाएगी, एक जगह पे उस बॉम्ब को ड्रॉप करेगी, तो जहां पे उसको ड्रॉप किया वहां पे जाके गिरेगा। टैरा को समझने के लिए आई गिव यू एन एग्जांपल। अब इमेजिन करो मुझे अटैक करना है, अब मुझे अटैक करना है सीमा पार, अब यहाँ पे है बॉर्डर, और इस बॉर्डर के पार मुझे अटैक करना है। तो ये जो पहले डम बम हुआ करता था, उसके लिए एयरक्राफ्ट को, मेरे एयरक्राफ्ट को बॉर्डर को पार करके उस तरफ जाकर वहां पे ड्रॉप करना है, क्योंकि उस पॉइंट पे वो ग्रेविटी का एक्शन लेके वो गिर जाएगा। समझ गए? दैट इज अ डम बॉम्ब। व्हाई? बिकॉज आई ड्रॉप इट एट अ कोऑर्डिनेट, इट फॉल्स डाउन, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो गिर जाएगा। लेकिन टैरा इस चीज को एनहांस करता है, ठीक है। अब टैरा क्या करता है? टैरा इज इंडिजिनस रेंज ऑगमेंटेशन टेक्नोलॉजी
जो स्ट्राइक रेंज को इंक्रीज करता है, बैटलफील्ड इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करता है और प्रिसीजन को एनहांस करता है। कैसे करेगा देखो, टैरा में होगा क्या, अब जैसे मैंने आपको बताया वही बॉम्ब लेते हैं, पहले मेरा बॉर्डर यहां पे था, बॉर्डर पार करके मुझे यहां पे ड्रॉप करना है, तो मुझे अपना एयरक्राफ्ट इस तरफ लेकर जाना पड़ेगा, तो भाई वहां पे उनके पास भी तो एयर डिफेंस सिस्टम होगा एटसेट्रा होगा, तो उससे दिक्कतें हो सकती है ना, मेरे एयरक्राफ्ट को हार्म हो सकता है, एयर डिफेंस की रेंज में आ गया तो वो भी फायर कर सकते हैं। अब टैरा का इस्तेमाल जब हम लोग करेंगे तो मेरा एयरक्राफ्ट मेरे सीमा के अंदर ही रहेगा, और यहां पे जब बॉम्ब को ड्रॉप करेगा तो बॉम्ब के ऊपर अब मैंने वो टैरा सिस्टम लगाया जिसको हम लोग टैरा किट कहते हैं, तो टैरा किट लगा दिया, टैरा किट पे विंग्स है, टैरा किट पे गाइडेंस सिस्टम्स है, टैरा किट पे मैन्यूवरेबिलिटी है, यानी कि जैसे अगर आप इस इमेज को देखोगे तो ये जो नॉर्मल मिसाइल है, ये जो नॉर्मल बॉम्ब है, तो उसको विंग्स लगाए गए हैं और गाइडेंस सिस्टम है, तो वो विंग्स ना, वो विंग्स को हम लोग मैन्यूवर कर सकते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर दिशा में जाएगा और जहां पे मुझे चाहिए वहां पे फायर कर दे। इससे होगा क्या कि मेरी डिटेक्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और जैसे मेरे खुद के जो इक्विपमेंट्स होंगे वो भी काफ़ी सेफ होंगे। इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी आइडिया है हम सभी के लिए, क्योंकि जो पुराने एमिनेशंस है उसको हम लोग एडवांस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन अ नटशल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो टैरा करता क्या है, डम बॉम्ब को प्रिसीजन बॉम्ब बनाता है बस, समझ गए। अब इसका फायदा क्या है कि पहले जो बॉम्ब था उस बॉम्ब की रेंज समझ लो 50 किलोमीटर थी, तो अभी टैरा को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो 180 किलोमीटर बन जाएगी, तो बॉर्डर के इस तरफ से फायर करेंगे तब भी वो वहां पर जाकर फायर कर सकता है प्रिसाइसली। ओके, गेट द आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, टैरा के बाद अनिल फ्यूल के बारे में चर्चा करते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई खबर है। एक यूएस बेस्ड कंपनी है क्लीन क्लीन कोर थोरियम एनर्जी करके, उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने अनिल फ्यूल की टेस्टिंग की हुई है और अनिल फ्यूल की इरेडिएशन में उन्होंने सक्सेस पाई हुई है। तो ये अनिल फ्यूल क्या है इसको जानेंगे, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अनिल फ्यूल को अगर मुझे समझना है तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा हमारे हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको समझना पड़ेगा, उससे मुझे आइडिया आ जाएगी कि मैं कहां पे अनिल फ्यूल का इस्तेमाल कर सकता हूं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द थ्री स्टेज न्यूक्लियर मॉडल और थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्लान दैट वी हैव, देन विल अंडरस्टैंड अनिल। आप जानते हो कि हमारा जो थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसका डिजाइन होमी जहांगीर बाबा ने किया था। तो 3 स्टेजेस है इसमें। पहले स्टेज में हम लोग डेवलप करेंगे समथिंग कॉल्ड एज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स इस्तेमाल करेंगे विच फ्यूल, नेचुरल यूरेनियम फ्यूल को ये इस्तेमाल करेंगे। अब आप जानते हो कि हमारे पास यूरेनियम एक्सट्रैक्शन की कुछ फैसिलिटीज है, हमारे पास यूरेनियम एक्सट्रैक्शन की कुछ पावर जरूर है, बट लार्जली हम लोग यूरेनियम को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। सो नेचुरल यूरेनियम वी डू हैव सम माइंस, जैसे कि जादूगुड़ा माइंस है हमारे पास, आंध्रा में आपके पास माइंस मिलेंगे, बट हमारे पास इसके रिजर्व्स कम है। कुछ कुछ रिजर्व्स हमें जम्मू कश्मीर में भी मिले हुए हैं, बट अभी तक वहां पे एक्सट्रैक्शन कंप्लीटली शुरू नहीं हुआ है। सो वी लार्जली रिलाई ऑन इंपोर्ट्स, यस, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल किया जाएगा, आप जानते हो नेचुरल यूरेनियम में 99.3% क्या होगा, यूरेनियम 238 होगा, और केवल 0.7% के आसपास, ऑलमोस्ट 1% के आसपास यू विल फाइंड यूरेनियम 235। इसी को हम लोग एनरिचमेंट कहते हैं। आप जानते हो ना कि अगर मैं एनरिचमेंट करूंगा, जो भी टेक्निक आप इस्तेमाल करोगे, लार्जली हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जो यूरेनियम ऑक्साइड जो फ्यूल होता है, गैस होता है, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज से पास करेंगे, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा वेट का डिफरेंस होगा। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूरेनियम 235 हो, उसको हम लोग एनरिचमेंट कहते हैं। अगर हम लोग 80-90% तक एनरिच कर पाएंगे तो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, इसीलिए एनरिचमेंट इज रेगुलेटेड बाय आईएईए, ये आपको पता है। तो हमारे न्यूक्लियर स्टेज में हम लोगों ने प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर स्टेज अचीव कर लिया। आज भारत में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो लार्जली PHWR है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स है, ये आपको पता है। सेकेंड स्टेज में हम लोग डेवलप करना चाहते हैं प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। यहां पे जो यूरेनियम हम लोग पहले स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, उसका जो भी स्पेंट फ्यूल रहेगा, जो भी इरेडिएटेड फ्यूल रहेगा, वो भी इस्तेमाल करेंगे, प्लूटोनियम इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ी मात्रा में थोरियम हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इससे ये होगा क्या, एक तो हीट प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और दूसरा है जितना फ्यूल एक कंज्यूम करेगा उससे भी ज्यादा यूरेनियम 233 ये प्रोड्यूस कर पाएगा। दैट इज द सेकेंड स्टेज
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और तीसरे स्टेज में हम लोग यूरेनियम 233 बेस्ड ब्रीडर रिएक्टर्स इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हम लोग थोरियम का लार्जली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेज में हम लोग कह सकते हैं कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स वी विल यूज। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि थोरियम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि ऑल्दो हमारे पास यूरेनियम के कम डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे, लेकिन थोरियम के डिपॉजिट्स हमारे देश में काफी ज्यादा है इन दी मोनाजाइट सैंड्स। दैट इज व्हाई इट मेक्स सेंस फॉर अस कि हम लोग थोरियम के ऊपर फोकस करें। और यहां पे जो कंपनी है क्लीन कोर थोरियम एनर्जी, वो भी थोरियम फ्यूल थोरियम एनर्जी के ऊपर ही वर्क करते हैं। और ये जो उनका अनिल फ्यूल है, इट हैज दैट थोरियम एंगल ऑल्सो। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू कि हमें इस फ्यूल के बारे में क्यों डिस्कशन करनी पड़ रही है, क्योंकि इट विल हेल्प अस इन आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसमें हम लोग कहां पे पहुंचे, वेयर डू वी स्टैंड टुडे, ताकि हमें एक आइडिया आ जाए वेदर अनिल फ्यूल हेल्प्स अस और नॉट। देखिए, करंटली जो भी हमारे पास कैपेसिटी है 8.7 गीगावाट्स की कैपेसिटी है इंडिया में आज, और लार्जली वो आपको या तो पीडब्ल्यूआर मिलेंगे या फिर पीएचडब्ल्यूआर मिलेंगे, यानी कि प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स या फिर प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स मिलेंगे। यानी कि स्टेज 1 में वी हैव ऑलरेडी अचीव प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, इट इज क्वाइट मैच्योर, जहां पे हम लोग नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। स्टेज 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए। आपको याद होगा हम लोगों ने कुछ दिनों पहले डिस्कशन की थी, इंडिया का जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इट हैज रीच्ड क्रिटिकलिटी। कई सालों से उसकी डेवलपमेंट चल रही थी। जो भाविनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो उसके ऊपर वर्क कर रही थी, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के अंडर जो होता है, वहां पे जो कोर है उस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, इट हैज रीच्ड क्रिटिकलिटी। सो आई वुड से दैट द प्रोटोटाइप हैज बीन सक्सेसफुल। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इट जस्ट प्रोटोटाइप, यानी कि कमर्शियल स्केल पे हमें अभी भी इसको डेवलप करने की जरूरत है। इसका मतलब कि स्टेज 1 डन है, स्टेज 2 में हम लोगों ने एक ब्रेक थ्रू जरूर अचीव किया है, और स्टेज 3 की जब हम लोग बात करेंगे, थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स की जब बात करेंगे, उसके बारे में सरकार ने जवाब दिया कुछ सालों पहले पार्लियामेंट में कि जो थर्ड स्टेज है, व्हेन विल वी अचीव इट, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड समवेयर इन 3 to 4 डेकेड्स, यानी कि 30 से 40 साल, 2050 तक प्रोबेबली हम लोग शायद अचीव कर सके। दैट्स द बेसिक एस्टिमेट, ठीक है, स्टेज 3 के लिए। सो आई होप यू गेट द आइडिया कि हम लोगों ने इसको तो अचीव कर लिया, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे काफी स्लो वर्क चल रहा है, यहाँ पे 3 to 4 डेकेड्स लगेंगे। इसका मतलब क्या है, थोरियम बेस्ड टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व होने में अभी काफी समय लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी ऑलरेडी कैपेबिलिटी है, जैसे प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर हो गया, उसी का अगर हम लोग एफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे, तो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है, दे विल प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल, और मे बी वी कैन यूज थोरियम समवेयर इन दिस। अभी फिलहाल इसमें थोरियम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट अगर मैं इसमें थोरियम का इस्तेमाल कर पाऊंगा, तब भी मेरे देश के थोरियम रिजर्व्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, एक्सप्लॉइट कर सकता हूं। दैट्स द बेसिक आइडिया, एंड दिस इज वेयर अनिल कम्स इनटू पिक्चर। अनिल जो है, इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। ये एक थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूल है। आई एम रिपीटिंग, अनिल is a thorium based nuclear fuel which has been developed by US nuclear fuel energy company, शिकागो बेस्ड है, क्लीन कोर थोरियम एनर्जी, और ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन दी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। अब ये जो अनिल है, इसके अंदर क्या होगा, इट इज अ ब्लेंड, जहां पे हम लोग थोरियम का भी इस्तेमाल करेंगे और यूरेनियम का भी इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ ब्लेंड ऑफ थोरियम एंड हाई एसे यूरेनियम, जिसको हम लोग HALU कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, जो हम लोग जनरली यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं, इट इज कॉल्ड LEU, लो एनरिच्ड यूरेनियम। अब एनरिचमेंट की जब हम लोग बात करेंगे, जनरली LEU किसको कहते हैं, 20% से नीचे जो एनरिच होता है उसको हम लोग लो एनरिच यूरेनियम करेंगे। एनीथिंग अबाउट 20% एनरिचमेंट, जहां पे 20% से ज्यादा मात्रा है यूरेनियम 235 की, वी कॉल इट हाई एनरिच यूरेनियम। जैसे कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा जाओगे तो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। तो वहां पे IAEA का काफी ज्यादा रेगुलेशन होता है, यानी कि एनरिचमेंट ना हो, अलग अलग देशों में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना हो, इसलिए लो एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें भी लो एनरिच्ड यूरेनियम प्लस और हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम, ये आपको 3 डिफरेंट कैटेगरीज मिलती है। तो हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम में यू कैन रीच अप टू 5 to 20% एनरिचमेंट तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ थोरियम एंड हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम, तो इन दोनों का मिश्रण है। अब
हुआ क्या है, इसकी टेस्टिंग हुई है। अब इसके ऊपर भी इन्होंने इरेडिएशन किया न्यूट्रॉन का, और उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके नंबर्स आपको उन्होंने बताया। तो यहां पे सबसे पहली चीज आपको जानना है, अनिल इसका नाम क्यों दिया गया। इट इज डेडिकेटेड आफ्टर इंडियन रिसर्चर, इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट अनिल काकोडकर। तो मैं चाहूंगा आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, इनके बारे में जानें। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनिल हैज बीन इन न्यूज राइट फ्रॉम लास्ट ईयर, क्योंकि इसके ऊपर डेवलपमेंट चल रही थी पिछले साल भी। आई थिंक वी हैड डिस्कस दिस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अनिल काकोडकर, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ बार्क, ही सर्व्ड एज डायरेक्टर ऑफ बार्क। इसके अलावा ही वाज चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन आल्सो। भारत में ही वाज आल्सो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, और उन्हें खुद पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर फर्स्ट स्टेज प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर का जो काम हुआ, उसके अंदर अनिल काकोडकर साहब का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। इनफैक्ट जो हमारी टेस्टिंग हुई इन पोखरान, उसके अंदर भी कहा जाता है ही प्लेड अ पिवोटल रोल इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। ओके, सो इन्हीं के नाम पर डेडिकेटेड है अनिल फ्यूल। अब ये अनिल फ्यूल है क्या, ब्लेंड ऑफ थोरियम एंड एनरिच्ड यूरेनियम बिटवीन 5 to 20%। जब मैंने आपको बताया कि अगर आप देखोगे HALU एनरिच्ड बिटवीन 5 to 20%, तो थोरियम 232 एंड HALU, एज आई टोल्ड यू, दी कैटेगरीज लो एनरिच्ड यूरेनियम एंड हाई SA लो एनरिच्ड यूरेनियम। तो थोड़ा सा हायर साइड पे एनरिच करके हम लोग चलेंगे। अब रिसर्चर्स यहां पे इन्होंने क्लेम किया हुआ है कि पावर जनरेशन कॉस्ट ये कम कर सकता है बाय 20 to 30%। क्यों, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा पर यूनिट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। इसके अलावा इट इज ऑल्सो गोइंग टू कट दी वेस्ट। अब आपको ध्यान रखना है, यहां पे इन्होंने जो टेक्नोलॉजी अभी टेस्ट की हुई है, इट इज इरेडिकेटेड फ्यूल। इरेडिएशन मतलब क्या होता है, जनरली हम लोग इरेडिएटेड फ्यूल को स्पेंट फ्यूल कहते हैं। स्पेंट फ्यूल मतलब जो ऑलरेडी न्यूक्लियर रिएक्टर में है और उसके ऊपर न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट हो चुकी है, इट हैज अंडरगॉन न्यूक्लियर फिजन, तो उसके बाद जो स्पेंट फ्यूल होता है उसमें भी कम से कम 80 to 90% पोटेंशियल एनर्जी होती है। और कई बार आपने देखा होगा स्पेंट फ्यूल के थ्रू भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो सकती है, क्योंकि स्पेंट फ्यूल से भी हम लोग यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लूटोनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इरेडिएशन टेस्टिंग करके इरेडिएटेड फ्यूल का ही इस्तेमाल करके देखा कि इट इज गिविंग अस मोर एफिशिएंसी। इसके अलावा जो जरूरी चीजें हमारे लिए नोट करना है कि इस CCTE कंपनी के साथ ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हो चुका है NTPC का, नॉट NPCIL, NTPC का, ताकि इस टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करें और ये जो फ्यूल है इसको हम लोग हमारे प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स में आगे चल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फिलहाल यूज नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है। अभी फिलहाल फ्यूल की टेस्टिंग चल रही है, फ्यूल एफिशिएंसी की टेस्टिंग चल रही है। उसके बाद वो फ्यूल जब हमें मिलेगा या फिर उसकी टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी, हमें पहले उसको रिएक्टर पे टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बड़े स्तर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सर कब तक होगा, प्रॉब्ली अगले दशक में, एक डेकेड में शायद हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में चीजें बड़ी स्लोली मूव होती है। तो थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स 3 से 4 डेकेड में आ जाएंगे। अनिल फ्यूल का भी अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो इट इज गोइंग टू टेक ईयर्स टुगेदर, ऑलमोस्ट अ डेकेड हो सकता है यूज करने में। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, इट इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। क्यों, क्योंकि हमारे न्यूक्लियर स्टेज में आपने देखा होगा कि अब आज भी वी हैव लार्जली प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स, ठीक है। जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग रिएक्टर्स है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स है, और हमारे देश में 10 और प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स आ रहे हैं। तो अगर वहां पे फ्यूल एफिशिएंसी हो सकती है, जहां पे यूरेनियम तो चाहिए ही चाहिए, यूरेनियम के साथ अगर मैं थोरियम का इस्तेमाल कर पा रहा हूं तो मैं खुद के रिजर्व्स भी इस्तेमाल कर सकता हूं। दैट इज अ ह्यूज बेनिफिट फॉर अस। इसके अलावा इन रिएक्टर्स की एफिशिएंसी 20 to 30% बढ़ सकती है। वेस्ट प्रोडक्शन भी काफी कम हो सकता है बाय यूजिंग दिस अनिल फ्यूल, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है, इज इट रेडी, नॉट रियली। जैसे मैंने बताया, एज ऑफ May 2026 टेस्ट रॉडलेट्स को देखा गया, दे हैव शोन हाई बर्न अप रेट्स फॉर श्योर, ठीक है। अब ये जो इरेडिएशन कैंपेन जो रन किया CCTE ने, उससे हमें नंबर्स मिलेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है, फ्यूल यूटिलाइजेशन कितनी है, सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, प्रोलिफरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस सभी के ऊपर स्टडी होगी और इसके नंबर्स हमें मिल सकते हैं, इसका डेटा हमें मिल सकता है, जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि कैन अनिल फ्यूल बी यूज्ड टुमारो, नो, इट विल टेक टाइम, ठीक है। बट यू नीड टू नो अबाउट दिस फ्यूल फॉर श्योर। एग्जामिनेशन की पर्सपेक्टिव से अगर आपको एंटिसिपेट करना है, सिंपल ANEEL रिसेंटली सीन न्यूज, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है,
थोरियम के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, अनिल काकोडकर नाम से जुड़े हुए भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चंस उठते हैं कि चैलेंजेस क्या है, कि सर अगर हम लोग लाएंगे भी तो विल इट बी रियली इजी। देखो एक्सपर्ट्स बताते हैं इसके ऊपर और भी ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अलग अलग रिसर्च स्टडीज को देखोगे दे से इट मे नॉट बी इकोनॉमिकली वायबल। क्यों पता है, क्योंकि अभी फिलहाल ये जो HALE और थोरियम फ्यूल्स टेस्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि अनिल है, इट माइट फेस सीवियर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसकी खुद की डेवलपमेंट में 7 to 10 years लग जाएंगे टू रीच दैट हायर पावर आउटपुट। ड्यू टू लोअर पावर आउटपुट एंड हायर कॉस्ट इट माइट टेक 7 to 10 years फॉर द फ्यूल टू रीच स्टेबल स्टेट। ठीक है, स्टेबल स्टेट में रीच करने में ही कम से कम 7 से 10 साल लग जाएंगे, इसलिए आई टोल्ड यू 1 decade। इसके अलावा थोरियम की जब बात करें, भारत में थोरियम के रिजर्व्स तो ढेर सारे हैं, मोनाजाइट सैंड में थोरियम रिजर्व्स आर देयर, बट आर वी रियली एक्सट्रैक्टिंग दैट थोरियम? द आंसर वुड बी नो। व्हेन आर वी गोइंग टू एक्सट्रैक्ट इट? ओके, मे बी सून, मे बी इन अ फ्यू इयर्स, बट व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन? ये कहा जाता है कि थोरियम इटसेल्फ इज वेरी कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। इसके अलावा इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज राइट नाउ। अगर डायरेक्टली यूज किया जाता तो इट वुड हैव मेड बेटर सेंस। तो उसके लिए थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स डेवलप करने की जरूरत है। चाइना ने उसको अचीव किया हुआ है, चाइना ने एक प्रोटोटाइप थोरियम बेस्ड रिएक्टर जरूर डेवलप किया हुआ है। इंडिया इज अगेन डेकेड्स अवे फ्रॉम दैट। इसके अलावा एक और इशू भी होगा कि जो HALU की सप्लाई है, स्पेशली जहां पे हम लोग 20% तक रीच हो गए, 5 to 20% एनरिचमेंट तक रीच हो जाए, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वहां पे वी हैव टू रिलाई लार्जली ऑन रशिया एंड चाइना। तो ये भी एक इशू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग ऑल्टरनेटिव्स की बात करें, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अभी फिलहाल जो हमारे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स में हम लोग यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नेचुरल यूरेनियम। सो एक्सपर्ट सजेस्ट दैट मे बी अ हायर और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कैन बी यूज्ड even in these pressurized heavy water reactors that will also enhance its परफॉर्मेंस। ठीक है, तो वो कहते हैं अभी फिलहाल जो हम लोग हमारे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं वहां पे वी यूज ऑलमोस्ट नेचुरल यूरेनियम और हार्डली अराउंड 0.5% एनरिच्ड यूरेनियम। ठीक है, ठीक है, नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल होता है लार्जली। वो कहते हैं कि अगर हम लोग केवल 1 to 1.1% भी एनरिच करें जो हमारा यूरेनियम है, फिसाइल मटेरियल है, तो उससे भी एफिशिएंसी आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, सो दे सजेस्ट दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ ब्लेंडेड फ्यूल, जहां पे शायद रिएक्टर के ऊपर क्या परिणाम हो सकता है, रिएक्टर में इश्यूज आ सकते हैं या फिर वो फ्यूल उस रिएक्टर के साथ सेट होगा या नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वो कहते हैं कि इट इज बेटर टू टेस्ट विथ स्लाइटली एनरिच्ड यूरेनियम इटसेल्फ। अगेन एनरिचमेंट की जैसे ही बात आ जाती है तो यू डू अंडरस्टैंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के भी इश्यूज हो जाते हैं, IAEA की रेगुलेशन भी बढ़ जाती है। छोटा सा छोटा अगर एनरिचमेंट भी करे तो रिपोर्टिंग जरूर हो जाएगी। ठीक है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है टू IAEA। हमारे जो भी सिविलियन फैसिलिटीज है दैट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। आई होप दैट यू हैव गेन क्लैरिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेरोसीन, द आइडिया ऑफ फेरोसीन। रिसेंटली मई 2026 में रिसर्चर्स जो हैं IIT मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में से कोलैबोरेटिव एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, उसके अंदर उन्होंने फेरोसीन को डिसाइफर किया हुआ है। ठीक है, अभी जो फेरोसीन जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना पड़ेगा, इससे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इन्होंने क्या बनाया। सबसे पहले फेरोसीन को समझते हैं। अब फेरोसीन एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होगा? सबसे पहले मेटेलिक मतलब इसके अंदर मेटल एलिमेंट होगा। यहां पे फेरोसीन में फेरो मतलब आयन एलिमेंट है, और ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक लिगेंड्स इससे कनेक्टेड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इनफैक्ट ये जो फेरोसीन है इसकी डिस्कवरी हुई थी 1950s में ही, कि बहुत ही स्टेबल एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जहां पे आयन इज कनेक्टेड विथ योर ऑर्गेनिक लिगेंड्स। जैसे फेरोसीन का स्ट्रक्चर क्या है? FeC5H5 2, यानी कि C5H5 कनेक्टेड वन साइड टू द आयन एंड अनदर साइड टू द आयन एज वेल। अब साइंटिस्ट ना इसको डिसाइफर करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ये आयन के साथ तो फेरोसीन के साथ तो हो रहा है, कैन आई डू इट विथ समथिंग एल्स? इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि मैं बिना कार्बन इस्तेमाल किए हुए मैं इसको यूज कर सकता हूं क्या? क्योंकि
फेरोसिन जो है इट शोज वेरी हाई स्टेबिलिटी एंड अ वेरी यूनिक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। इस रिसर्च में आईआईटी मद्रास और आईआईएससी बेंगलुरु के जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, इन्होंने कंप्लीटली कार्बन फ्री फेरोसिन लाइक मॉलिक्यूल डेवलप किया, जहां पे आयन इज रिप्लेस्ड बाय ऑस्मियम एट द सेंटर एंड इंस्टेड ऑफ C5H5 इन्होंने बोरॉन बेस्ड रिंग्स रिप्लेस किए। तो अभी इस कॉन्सेप्ट के बदले वी हैव ऑस्मियम एंड बोरॉन बेस्ड सेटअप, बोरॉन बेस्ड रिंग्स टू दी ऑस्मियम सेंटर इसको अटैच किया हुआ है। अगेन इससे हुआ क्या है कि जो 1950s में डिस्कवर किया हुआ एक मॉलिक्यूल था हाई स्टेबिलिटी वाला, उसके बेसिस के ऊपर, उसके नॉलेज के ऊपर हम लोगों ने दूसरे भी स्टेबल कंपाउंड्स, स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर दिया है। दिस ओपन्स अप अ ह्यूज फील्ड इन केमिस्ट्री इटसेल्फ। तो केमिस्ट्री में एक नया फील्ड ये इवॉल्व जरूर हो जाता है, जहां पे हम लोग जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो है, पहले हम लोग कार्बन बेस्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमें मिलते थे, तो नाउ आई कैन मेक कार्बन फ्री ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड इट कैन बी, अगेन कार्बन फ्री है तो इट इज लाइक मेटेलिक कंपाउंड्स इटसेल्फ which are structured new molecular designs which are based on metal framework itself, जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बहुत वेरिड एप्लीकेशंस हो सकते हैं, मेडिसिन के फील्ड में हो सकते हैं, स्टोरेज के फील्ड में हो सकते हैं, कैटलिस्ट के फील्ड में हो सकते हैं, एडवांस मटेरियल्स के फील्ड में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल हो सकता है। सो दिस रिसर्च हैज ओपनड अप न्यू एवेन्यू इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इटसेल्फ। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक है, बट यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ फेरोसिन। और साइंटिस्ट ने अभी क्या किया है, फेरोसिन लाइक एक मॉलिक्यूल बनाए विच इज कार्बन फ्री। तो आई वुडंट कॉल इट नाउ ऑर्गेनो मेटेलिक मॉलिक्यूल, इट इज लाइक मेटल फ्रेमवर्क बेस्ड मॉलिक्यूल बनाया विच इज क्वाइट स्टेबल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। टायर पायरोलिसिस के बारे में बहुत ही जरूरी खबर है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोट दिस डाउन। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, और नीति आयोग की रिपोर्ट विच इज ऑन सर्कुलर इकोनॉमी, वो कहते हैं जो वेस्ट टायर्स हैं उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और वेस्ट टायर से हमें पायरोलिसिस ऑयल, टायर पायरोलिसिस ऑयल प्रोड्यूस करना चाहिए, एंड द टायर पायरोलिसिस ऑयल कैन बी यूज फॉर हीटिंग, या फिर आई वुडंट गेट डीजल पर से टायर पायरोलिसिस ऑयल से, लेकिन डीजल लाइक फीचर जरूर मिल सकते हैं। तो प्योर डीजल लाइक फीचर्स शायद आपको ना मिले, लेकिन रिसर्च में पता चला है कि आई कैन यूज इट प्रॉबेबली इन एग्रीकल्चर मशीनरी एटसेट्रा। तो इस चीज की बात की है नीति आयोग ने। तो पायरोलिसिस, टायर पायरोलिसिस ऑयल हैज रिसेंटली गेन्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज ऑफ नीति आयोग। तो नाम से पता चल रहा है टायर पायरोलिसिस ऑयल। इसका मतलब क्या है, वेस्ट जो टायर्स होंगे उन वेस्ट टायर्स को आई सब्जेक्टेड टू पायरोलिसिस। पायरोलिसिस करने के बाद जो रेसिडुअल प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसमें सबसे मेन प्रोडक्ट होगा पायरोलिसिस ऑयल। अब ये पायरोलिसिस क्या होता है, नाम से ये पायरोलिसिस इज काइंड ऑफ इंसिनरेशन, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इंसिनरेशन मतलब सीधे से जला देना इन लो ऑक्सीजन प्रेजेंस, लेकिन पायरोलिसिस में वी डू नॉट बर्न थिंग्स। आपको ध्यान रखना है, आई डू नॉट बर्न द टायर्स। ओके, व्हाट आई डू इज आई गो फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पायरोलिसिस में ऑर्गेनिक मटेरियल जो होंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वेरी लो ऑक्सीजन, वहां पे वो बर्न नहीं करेंगे, दे विल नॉट अंडरगो कंबशन, बट दे विल ब्रेक डाउन इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसको कहते हैं पायरोलाइसिस। फंडामेंटल लेवल पे हीट सब्जेक्ट करना ही है, क्योंकि हीट तो देना ही है, लेकिन ये रहेगा कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, वो जलेगा नहीं, वो डिकम्पोज होकर मुझे दूसरे प्रोडक्ट्स दे देगा। सिंपल लैंग्वेज में बताना क्या है, टायर को समझ लो बिना ऑक्सीजन के जला दिया, लेकिन वो जल नहीं रहा है, वो डिकम्पोज हो गया, उससे मुझे प्रोडक्ट मिलेंगे। अब क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एक प्रोडक्ट मिलेगा टायर पायरोलिसिस ऑयल, जिसको हम लोग लिक्विड फ्यूल कहते हैं। और अगर आप रिसर्च पेपर देखोगे, इनफैक्ट नीति आयोग की रिपोर्ट भी है, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, समय है तो पढ़ लेना। वेस्ट टू एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट जो नीति आयोग ने बताया, वहां पे पायरोलिसिस ऑयल को हम लोग दूसरे हीटिंग रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बॉयलर्स के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ हीटिंग एजेंट। इस ऑयल को जलाओ, हीट मिल जाएगा। या फिर इसके डिस्टिलेशन भी करेंगे तो हम लोग इससे डीजल लाइक लिक्विड हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर इंडस्ट्रियल जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना, लुब्रिकेशन वगैरह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पायरोलिसिस गैस मिलेगा, पायरोलिसिस गैस वापस हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्बन मिलेगा, रिकवर्ड कार्बन मिलेगा, जो हम रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा
टायर में स्टील स्क्रैप भी होता है, मतलब स्टील की लाइनिंग्स होती हैं, तो स्टील स्क्रैप भी मिलेगा जो आगे टायर रीइंफोर्समेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक टिपिकल एग्जांपल है सर्कुलर इकोनॉमी का। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है, मतलब आई आई ट्राई टू रिसाइकल थिंग्स, है ना। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जो हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट बचाने के लिए, दैट कॉन्सेप्ट। ओके, तो प्लीज कीप अ ट्रैक ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड आई वुड से मेंस के लिए ना एक एग्जाम्पल का लिस्ट क्रिएट कर लो सर्कुलर इकोनॉमी के लिए भारत देश में क्या हो रहा है, इस पे सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट इन असम, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स, वेरी फैक्चुअल टॉपिक है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक लार्ज स्केल सेमीकंडक्टर असेंबली फैसिलिटी बन रही है असम में, अ, जागी जागी रोड में असम में ये बन रही है। नोट करना है, ये कोई फैब्रिकेशन फैसिलिटी नहीं है। 27,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, इसको एलोकेट किए गए हैं, और ये असम में एक सेमीकंडक्टर असेंबली असेंबली यूनिट बन रहा है। इट इज नॉट फैब्रिकेशन यूनिट, सो प्लीज नोट, ओसैट फैसिलिटी जो होती है ना, ओसैट फैसिलिटी, ये फैब्रिकेशन फैसिलिटी नहीं है। ओसैट फैसिलिटी में होता क्या है, सेमीकंडक्टर जो चिप्स आएंगे ना, उनकी मेनली पैकेजिंग होगी, उनकी असेंबली होगी, उनके ऊपर टेस्टिंग होगी, क्वालिटी एश्योरेंस की टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, ये नोट करना है। और इस तरह का एक प्लांट आ रहा है असम में, इसको ध्यान रखना है। इनफैक्ट मेरी तरफ से मैं कहूँगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, इसके ऊपर एक थोड़ा सा तैयारी जरूर कर ले मेंस 2026 के दृष्टिकोण से। अ, ये आई थिंक इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट आइडिया फॉर यू। ठीक है, तो विद दैट नोट लेट्स कंक्लूड आवर डिस्कशन। इनफैक्ट जाते जाते आपको मेंस फॉर्डर में देना चाहूंगा। मेंस में कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें। हर एक करंट अफेयर्स के डिस्कशन में, प्रीलिम्स से पहले शायद एक आध में मैंने दिया नहीं होगा, लेकिन हर एक करंट अफेयर्स जो डिस्कशन होती है उसके अंत में मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स बताता हूं जिसको प्रिपेयर करने की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो मैं हमेशा उनको बताता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना, गो फॉर करंट अफेयर्स बेस्ड प्रिपरेशन एंड टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, स्पेसिफिक टॉपिक पे। जैसे अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि सर क्या क्या अनुमान लगा सकते हो, किस तरह के सवाल आ सकते हैं, जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी इज वन विच कैन बी एक्सपेक्टेड, है ना। डिफेंस से रिलेटेड जिस तरह की चीज़ें आ रही है उस पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़े हुए क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते। तो अलग अलग थीम्स में आपको टॉपिक, थीम्स में स्पेसिफिक टॉपिक्स पे प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है। इस महीने में मुझे लगता है कि इंटरनेशनल स्पेस गवर्नेंस थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि नासा का जो मून बेस अनाउंस हुआ है, आर्टेमिस अकॉर्ड्स भी अनाउंस हो चुके हैं पहले। आर्टेमिस अकॉर्ड्स पीपल हैव साइंड, इंडिया इज आल्सो साइंड, सो आई थिंक इंटरनेशनल स्पेस गवर्नेंस एज अ टॉपिक आपके लिए ज़रूरी बन जाता है फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। इसके अलावा इबोला हैंटा वायरस हम लोगों ने देखा है ना, अलग अलग केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कोविड हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है। तो हाउ टू गेट रेडी फॉर नेक्स्ट पैंडेमिक, आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रिपेयर, कि अगर अगला पैंडेमिक हुआ तो भारत देश को किस तरह से तैयार रहना चाहिए। अगर हमारे देश में इस तरह के एपिडेमिक्स ना हो, पैंडेमिक्स ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हमारी डिसीज सर्विलियंस को और इंटरवेंशन को हम लोग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके ऊपर तैयारी ज़रूरत है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है, ये मुझे लगता है कि ड्यू क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्ली दिस ईयर यू माइट एक्सपेक्ट दिस स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स। अभी से नहीं, मैं कहूँगा 2017-18 से ही स्पेस सेक्टर पे बहुत सारे रिफॉर्म्स आ चुके हैं। मोदी वन गवर्नमेंट, मोदी टू गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस। इवन नाउ द मोदी थ्री regime is also bringing a lot of reforms। एसएसएलवी को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, पीएसएलवी को प्राइवेट सेक्टर को देने वाले हैं, इसका अभी इनविटेशन निकला हुआ है। स्पेस हमारी जो स्पेस सेक्टर के लिए पॉलिसी आई है 2023 में, एनएसआईएल बन चुका है, इनस्पेस बन चुका है, इस्पा बन चुका है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नोट कर ले। आई थिंक स्पेस सेक्टर प्लस प्लस प्राइवेटाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। इसके अलावा न्यू एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज के ऊपर तैयारी होना बहुत जरूरी है। जैसे आई हैड एक्सपेक्टेड अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी लास्ट ईयर, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो मैंने डिस्कस किए थे ना पिछले साल, मुझे याद है मेंस से पहले आई हैड डिस्कस्ड 4 स्पेसिफिक वीडियोस, 4 लंबे लेक्चर्स मैंने डिस्कस किए थे जहाँ पे अलग अलग थीम्स थे, और मैंने स्टूडेंट्स को बताया भी था कुछ कुछ ऑप्शन से, फिर कुछ कुछ टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस नहीं किए थे, एक लंबी लिस्ट बनाई थी, इसको भी थोड़ा सा देख लेना करके। बहुत सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट मैं कहूँगा 90% ऑफ द क्वेश्चंस हैड कम फ्रॉम दैट इटसेल्फ इन मींस एटलीस्ट द थीम। तो अगर थीम पे तैयारी है तो आपके पास कंटेंट है, तो आपको उसके बाद आपका राइटिंग स्किल,
आपका आर्टिकुलेशन डज मैटर इन दैट, तो इसके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी होता है। तो न्यू एज डिफेंस टेक्नोलॉजी में जैसे हम लोगों ने देखा टैरा के बारे में, तो टैरा मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्यूनिशन जरूरी है, टैरा एक अच्छा एग्जांपल आपके लिए बन जाएगा। इसके अलावा एआई इन डिफेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मुझे याद है मई 2026 का जो मैं करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहा था, फिर जब मैं बना रहा था खुद, है ना, और कई सारे स्पेलिंग एरर्स भी मैंने देखे ठीक है यहाँ पे, ठीक है, पार्डन मी फॉर दैट। तो मैंने जो देखा वहां पे there are some topics which we can zero in, not exactly science and technology but somewhere in that interdisciplinary regime में। जैसे आरबीआई ने एक कमेटी बनाई हुई है फॉर क्यू सेफ क्वांटम सेफ ट्रांजैक्शंस के लिए एक कमेटी बनाई है, सो दैट पुट्स एम्फेसिस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज। एआई के पर्सपेक्टिव से डिफेंस में कई सारी चीजें चल रही हैं, अलग अलग डिफेंस मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं। जैसे इंडिया की तरफ से भी आई वाज रीडिंग समथिंग अबाउट क्यू फोर्स करके, क्वांटम फोर्स क्यू फोर्स करके, कौटिल्य करके कुछ चीज डेवलप हो रही है डिफेंस में, तो इसको थोड़ा सा नोट कर ले, ठीक है। और पूरा एआई इन डिफेंस थीम के ऊपर आई थिंक मेंस के लिए एक स्निपेट जरूर तैयार कर सकते हो। इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज अगेन लॉन्ग पेंडिंग क्वेश्चन आई फील, प्रॉब्ली इन 2026 इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज किस तरह से इवॉल्व हो रही है। अगर हम लोग देखें फिर से इंटरडिसिप्लिनरी एक कॉन्सेप्ट अगर देखें तो प्रीलिम्स में भी वी सॉ अ क्वेश्चन इन 2026 की कौन से सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज कहाँ पे लगे हुए हैं। असम में भी एक ओसैट फैक्ट्री आ रही है, तो मुझे लगता है कि लोकेशन किस तरह से डिसाइड होती है इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। एक जेनेरिक क्वेश्चन होता है ज्योग्राफी में भी, तो ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन ये हो सकता है कि what are the factors on which a semiconductor plant is developed in a country? Jैसे in India we have different setups. We have I think if I'm not wrong, Foxconn in somewhere near Bengaluru. We have a setup in I think in Gujarat also, in आई थिंक सनांद में कुछ हो रहा है, और यूपी में भी, यूपी में कहाँ पे, जेवर में है ना, यूपी में जेवर में, असम में अभी हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये लोकेशन कैसे हो रहा है, मतलब हाउ हाउ इज इट हैपनिंग। जनरली हम लोग कहते हैं ना इंडस्ट्रियल लोकेशन कैसे होती है, जो पुराना सेटअप हुआ करता था जहाँ पे भाई पानी की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, इसीलिए मतलब कोल कोल इज अ क्लासिक एग्जांपल। कोल इंडस्ट्री कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे कोयला मिलता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए। बट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आर बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया, इस थीम को थोड़ा सा प्रिपेयर करें। और इन जनरल सेमीकंडक्टर जो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर बेस्ड सेक्टर है इंडिया में, उसके ऊपर तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आई फील इट्स अ क्वेश्चन विच इज ड्यू, सो प्लीज कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। ओके, आई थिंक वी हैव डन डिसेंट इनफ इन मे, एक्सेप्ट फॉर लेट डिस्कशन। बाकी सब ठीक है। ओके, सो विद दैट नोट लेट मी कंक्लूड आवर डिस्कशन। अगर आप में से किसी को भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन दिस आईडी @RahulSai222। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। अगर सोशल मीडिया नहीं है तो टोटली अंडरस्टैंड, टेलीग्राम अभी फिलहाल तो बंद है और देश में कुछ गजब नी जर्क पॉलिसीज चल रही है कि मतलब कि नीट और टेलीग्राम का रिश्ता है ओके, सो जोक्स अपार्ट, वो अलग ही टॉपिक है वो तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। नीट के बाद जब शुरू हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें आपकी भी आ जाएंगी, एंड दिस इज माय नंबर जहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ओके, सो दैट इज इट इन दिस डिस्कशन। आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ with the June current affairs for sure. All right. So stay safe, stick to your schedule, and prepare well. Jai Hind.